ऑफ यू। साउंड आ रही है मेरी आप सभी तक? सभी को गुड इवनिंग। मेरी साउंड आप सभी तक पहुंच पा रही है? चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं देर न करते हुए। आप सभी का स्वागत है क्लास में फिर से एक बार। तो लास्ट टॉपिक जो डिस्कशन हुआ था, रोज का जो हम लोग का शेड्यूल है, शेड्यूल को फॉलो करते हुए सबसे पहले हम लोग अपना आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, अपना डिस्कशन ले लेते हैं आज का टॉपिक का जो भी पार्ट है, और स्टार्टिंग हम लोग करेंगे अपना फॉर्म से। तो फॉर्म के बारे में देखता हूँ कि मैं जो कल पढ़ाया था आप लोगों को, साउंड आ रही है ना बाबू सभी के पास? साउंड नहीं आ रहा है? साउंड नहीं आ रहा? ठीक है, अब साउंड ठीक हो रहा है? देखो साउंड ठीक है बाबू, देखो तो अब ठीक है ना? ठीक, चलो थोड़ा सा माइक ठीक से नहीं लगा हुआ था इसलिए ऐसा दिक्कत हो रहा था। तो रिकॉर्डिंग स्टार्ट है बाबू, डोंट वरी, रिकॉर्डिंग चालू है ना? क्लास में रिकॉर्डिंग हो रहा। चलो तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना, किससे स्टार्ट करते हैं? तो अपना टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं किससे? जो हम लोग कल फॉर्म के बारे में सीखे थे। तो फटाफट मैं पूछता हूं, आप लोग जवाब दो जल्दी से, देखता हूं। माइंस क्लोजिंग, माइंस क्लोजर प्लान, सॉरी माइंस क्लोजिंग करेंगे कौन सा फॉर्म में बताएंगे? माइंस क्लोजिंग का नोटिस जो होता है कौन सा फॉर्म में होता है? जल्दी से माइंस क्लोजिंग। ठीक, इसका सी फॉर क्लोजिंग होता है, और वन, इसका जवाब क्या हो जाएगा? 1C। सी का मतलब क्या होता है? क्लोज सी, और इसका आंसर क्या होगा? 1C। ठीक है, इसी तरह डिसकंटिन्यू, माइंस डिसकंटिन्यू अगर हो रहा है तो डिसकंटिन्यू का नोटिस कौन सा फॉर्म में देंगे? माइंस को अगर डिसकंटिन्यू करना है तो इसका नोटिस कौन सा फॉर्म में देंगे? ठीक है, माइंस को अगर डिसकंटिन्यू करना है इसका नोटिस कौन सा फॉर्म में देंगे? ठीक है, माइंस को डिसकंटिन्यू करना है तो इसका नोटिस कौन सा फॉर्म में देंगे? तो D4 क्या होता है? D4 डिसकंटिन्यू होता है, इसका नोटिस हम लोग देते हैं 1D में। एनुअल रिपोर्ट, एनुअल रिटर्न, माफ करना, एनुअल रिटर्न किस फॉर्म के अंतर्गत एनुअल रिटर्न भरा जाता है? कौन सा फॉर्म के अंतर्गत एनुअल रिटर्न भरते हैं? क्लास में हर एक बच्चा, जितने लोग मौजूद है ना, सबसे मुझे रिप्लाई चाहिए। किसी एक भी बच्चा को छोड़ना नहीं है, सारे सवालों को जवाब देना है। अगर आप एक भी सवाल को मिस करोगे, ऐसे सवाल जो इंपॉर्टेंट है, खास तौर पर डिस्कशन और एग्जाम में अगर तुम मिस करेगा ना तो तुम कभी नहीं सीख पाएगा। ठीक है, इतना याद रखना। ठीक है, क्लासेस का सब दो लेवल है, पहला है आपका प्रिपरेशन, दूसरा है शार्पनेस। तो प्रिपरेशन पे अच्छा से फोकस करो बाबू, शार्पनेस पे हम लोग काम करेंगे ही, धीरे धीरे वो ठीक किया जाएगा। अभी प्रिपरेशन चल रहा है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग। ठीक है, मैनेजर चार्ज रिपोर्ट कौन सा फॉर्म में होगा? मैनेजर चार्ज रिपोर्ट कौन सा फॉर्म में होगा? सभी लड़का जवाब दो, सभी लड़का। मैनेजर चार्ज रिपोर्ट फॉर्म नंबर कौन सा? फॉर्म नंबर कौन सा? वेरी गुड, मैनेजर चार्ज रिपोर्ट फॉर्म नंबर कौन सा? 7। रेगुलेशन कौन सा है वो? इसका रेगुलेशन नंबर कितना है? मैनेजर चार्ज रिपोर्ट का रेगुलेशन नंबर कितना है? वेरी गुड रोहित, आपका जवाब बार बार आ रहा है, फास्ट आ रहा है। चलो रोहित, बहुत अच्छा। पिछले बार हम लोग रोहित नाम का लड़का रिजल्ट किया था। ठीक है, चलो ठीक है, मैनेजर चार्ज रिपोर्ट कौन सा रेगुलेशन नंबर 28 में इसका जिक्र किया गया है? ठीक है, किस रेगुलेशन के अंतर्गत जो माइंस एक्सीडेंट के बारे में बोला गया है, वो कौन सा रेगुलेशन है जिसमें माइंस एक्सीडेंट के बारे में चर्चा किया गया है? माइंस एक्सीडेंट के बारे में बताया गया है। कौन सा रेगुलेशन में माइंस एक्ट के बारे में बताया गया? वेरी गुड। अच्छा बताओ, 7 डेज नोटिस, माइंस एक्सीडेंट का 7 दिन के अंदर जो नोटिस डिटेल्स भेजा जाता है वर्कर का, कौन सा फॉर्म में भेजते हैं? माइंस एक्सीडेंट का जो नोटिस होता है ना 7 डेज का, वो कौन सा फॉर्म में भरते हैं? कौन बेवकूफ 4C लिखा है? ठीक है, 4B होगा। क्या होगा? 4B। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। जो अगर किसी आदमी को नोटिफाइंग डिजीज हो गया, एस्बेस्टोसिस या सिलिकोसिस हो गया, तो उसका कौन सा फॉर्म में उसके बारे में ब्यौरा बना के देंगे? इसका नोटिस कौन सा फॉर्म में जाएगा? वेरी गुड, क्या होगा? फॉर्म 5 होगा। कौन सा सेक्शन में बताया गया डियर स्टूडेंट्स इसके बारे में? सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 25 है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। माइंस में ओनरशिप का चेंज हो रहा है, ओनरशिप को चेंज हो रहा है, ओनरशिप दूसरा ओनर आ रहा है, कौन सा फॉर्म में डिटेल्स बताएंगे? कौन सा फॉर्म में नोटिस देंगे? अगर ओनरशिप चेंज हो रहा है तो क्या होगा? ओनरशिप चेंज करने पे 2B हो जाएगा। ओनरशिप चेंज होने पे क्या होगा? 2B होगा। अपॉइंटमेंट देना है ओनर एजेंट मैनेजर सर्वेयर इंजीनियर, कौन सा फॉर्म में? अपॉइंटमेंट का नोटिस कौन सा फॉर्म में होता है? अपॉइंटमेंट का नोटिस कौन सा फॉर्म में होता है? 2D। देख के तो नहीं मार रहा ना भाई, तू लोग ठीक सब सोच सोच के मार रहा है ना? ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करते हैं। डीजीएमएस द्वारा दिया गया कंट्रावेंशन, डीजीएमएस द्वारा दिया गया कंट्रावेंशन कौन सा फॉर्म में? डीजीएमएस द्वारा दिया गया कंट्रावेंशन कौन सा फॉर्म में? वेरी गुड। ये जो कंट्रावेंशन होगा उसका कॉपी को कितने समय के लिए संभाल के रखना होता है? इसका कितना समय तक संभाल के रखना पड़ता है? थोड़ा आंसर अच्छे से लिखो, 3 लिखने से नहीं समझ में आएगा, 3 के साथ आपको बताना पड़ेगा। 3 ईयर है ना, 3 साल के लिए हम लोग संभाल के उसको
रखते हैं, 3 साल तक उसको संभाल के रखना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो मोटा मोटी फॉर्म के बारे में जहां तक था मुझे समझ में आ गया कि आप लोग इसको अच्छे से याद कर लिए हो। तो अब बताओ वो डियर स्टूडेंट्स की फॉर्म क्या सच में याद करना बड़ा टफ चीज था? हम लोग कल केवल 20 मिनट का क्लास में पूरा का पूरा फॉर्म याद कर लिए, क्योंकि आप लोगों को लग रहा था कि नहीं बहुत टफ है, इतना क्रिटिकल है। साथ ही साथ डियर स्टूडेंट्स आप लोग पिलर के बारे में एक ईमानदारी से आप लोग प्लीज जवाब दे देना, पिलर इजी है ना सब याद कर पाना? क्या सच में आसान था कि नहीं? बताओ कितना मजा आया कि नहीं याद करने में? आप लोग रिप्लाई देके बताओ, ठीक है नहीं? बहुत इंटरेस्टिंग था और बहुत आसानी तरीके से हम लोग याद किए इस चीज को। साथ ही साथ डियर स्टूडेंट्स जो पिलर वाला जो चैप्टर था, जो हम लोग पिलर्स के बारे में देख रहे थे सारा का सारा चीज कि पिलर का साइज ये होता है, वो वाला पढ़ के कैसा लगा? वो वाला आप लोग खुद से बना के रिप्लाई किए थे या फिर छाप के दिख दिए थे? हो गया याद? हुआ कि नहीं याद? याद हुआ कि नहीं हुआ? याद हुआ? खुद से याद हुआ सारा का सारा चीज जो मैं पिलर के बारे में बताया था आप लोगों को? याद है ना? तो देखो एक बात याद रखो कि ऐसे टेक्निक्स है ना बहुत सारे जो तुम्हारे एग्जामिनेशंस में ना तुमको इतना हेल्प करेगा ना, स्कोरिंग करने में, नंबर बढ़ाने में ना, तुम सोच नहीं सकते हो। लास्ट तक जुड़े रहोगे ना उसका फायदा समझ में आएगा। अभी जस्ट क्या ट्रेलर के रूप में मैं तुमको दिखा रहा हूँ, तुमको ये पता है कि 10 दिन का डेमो क्लास होता है, तो डेमो क्लास का एक पार्ट है ये सारी चीज। जब धीरे धीरे हम लोग डिटेल्स में जाएंगे ना, समझेंगे ना, तो इतनी चीजें है ना मेरे पास, इतने चीजों को मैं मतलब रिसर्च करके बैठा हूँ, इतने चीजों को मैं सॉर्ट आउट करके बैठा हूँ ना, आप सोच नहीं सकते हो कैसे याद हो जाएगी वो सारी चीजें। और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी आपके किसी भी एग्जामिनेशन में आने के लिए। डियर स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए आज 2 तरह का मैसेज है। पहले मैं 2 टॉपिक्स पे पहले मैं चर्चा करूंगा, फिर दोनों मैसेज को मैं शेयर करूंगा क्या है, उसके बाद मैं अपना सेशंस को स्टार्ट करूंगा। 2-4 सवाल और ले लेते ताकि आपका जो नॉलेज और बढ़ाया जाए। स्टोइंग रिपोर्ट कौन सा डेट में भेजा जाता है? स्टोइंग रिपोर्ट को कौन सा डेट में हम लोग भेजते हैं? स्टोइंग रिपोर्ट हर महीने के कौन सा डेट में स्टोइंग रिपोर्ट को भेजा जाता है? वेरी गुड। हर महीने के कौन सा डेट में स्टोइंग रिपोर्ट को भेजते हैं हम लोग? 10th डे ऑफ एवरी मंथ में स्टोइंग रिपोर्ट को भेजा जाता है। चलो डियर स्टूडेंट्स इसके बाद बताओ साइज ऑफ द पिलर कौन सा रेगुलेशन नंबर में बोला गया है? पिलर का साइज रेगुलेशन नंबर कौन सा है? वेरी गुड। पिलर का साइज का रेगुलेशन नंबर क्या है? 111 है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पैनल का साइज किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? साइज ऑफ द पैनल किस पे डिपेंड करता है? अतीश आप लोग अपना नाम के आगे ना हैच लगाने का जरूरत नहीं बाबू, डायरेक्ट बी और रोल नंबर लगाओ। मृणाल बी रोल नंबर लगाओ, जो आपका आईडी नंबर मिला ना, बी स्पेस रोल नंबर स्पेस नाम ऐसे लिखो, और साथ में प्रोफाइल पिक्चर लगाओ, ठीक है? तो ये करो, बहुत आसान है, एक बार लगेगा, 2 मिनट का काम है। बी स्पेस जो रोल नंबर है आईडी है उसके साथ आपका ये, और साथ ही साथ ये आप जल्दी से अपना सबको अपना नाम को पुट करो, ठीक है? सभी कोई पुट करेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी गुड। तो क्या होगा? इंक्यूबेशन पीरियड और प्रोडक्शन पे ये चीज दोनों चीज डिपेंड करता है, प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है और इंक्यूबेशन पीरियड पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर सीएमआर गैलरी, माफ करना, एज पर सीएमआर पिलर का साइज मैक्सिमम कितना चौड़ा हो सकता है? एज पर सीएमआर पिलर का साइज मैक्सिमम कितना चौड़ा हो सकता है? वेरी गुड। कितना चौड़ा होगा? मैक्सिमम 48 मीटर चौड़ा होगा, 48 मीटर से कम चौड़ा हम लोग रह सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स रेलवे लाइन से कितना मीटर के अंदर कोई वर्किंग नहीं होगा? रेलवे लाइन से कितना मीटर के अंदर कोई वर्किंग नहीं होगा? रेलवे लाइन से कितना मीटर के अंदर कोई वर्किंग नहीं होता है? 45 मीटर के अंदर कोई वर्किंग नहीं होता है। रिवर कैनल लेक से हॉरिजॉन्टल कितना मीटर दूरी तक कोई वर्किंग नहीं करेंगे? रिवर कैनल लेक से हॉरिजॉन्टल कितना मीटर दूरी तक कोई वर्किंग नहीं करे? वेरी गुड। चलो बताओ, फायर है मेरा, क्या है? लोअर सिम में फायर है, अपर सिम में काम करना है, पार्टिंग कितना चाहिए? लोअर सिम में मेरा आग लगा हुआ, ऊपर सिम में काम करना है, पार्टिंग कितना चाहिए? लोअर सिम में फायर है, ऊपर सिम में आग लगा है, फायर पार्टिंग कितना चाहिए? डियर स्टूडेंट्स यही सबसे बड़ा बहुत गलत करते हो आप लोग ना। आप लोग जो आंसर 10 मीटर लिखे हो, ऑल आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज डू क्लास वेरी केयरफुली। मैंने क्या क्या, नीचे में आग है, ऊपर में वर्किंग करना है, तो आप ध्यान से याद रखो कि ऐसा काम नहीं होता है। जो बच्चा नहीं एक बार में जवाब दिया ना, दे ऑल आर अलर्ट, ठीक है? आपकी काउंटिंग हमेशा 30, मैं बोला ना कि आप 28% ऐसे बच्चे होंगे ना जो हमेशा क्लास को इंटेलिजेंट रूप में करेंगे, आपका काउंटिंग 28% बच्चों में आती है, ठीक है? आप लोग मेहनत करोगे, रिजल्ट परफेक्ट है। और जो आंसर इसका लिखा है 10 मीटर बोला एक बार में, बाबू आप लोग को थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। आप लोग क्लास तो अटेंड कर रहे हो, लेकिन थोड़ा केयरफुल अटेंड करना पड़ेगा, और यही क्लास का सबसे बड़ा फायदा है। तो नीचे अगर आग रहता ना, तो ऊपर में हम लोग काम नहीं कर सकते, यहाँ पे कोई काम नहीं होगा, देयर इज नो वर्किंग, यहाँ नहीं हो सकता है। लेकिन अगर रिवर्स हो, वर्किंग मेरा ऊपर में नीचे हो और ऊपर में आग लगा हो, तो हम लोग काम कर सकते हैं। हार्ड कवर कितना चाहिए इसके लिए? हार्ड कवर कितना चाहिए इसके लिए? जल्दी से रिप्लाई दे दो बाबू, हार्ड कवर कितना चाहिए इसके लिए? हार्ड कवर पार्टिंग नहीं बोला है, हार्ड कवर का पार्टिंग बोला है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। हार्ड कवर का पार्टिंग कितना होना चाहिए? 10 मीटर। कौन 7.5 मीटर लिख रहा बेवकूफ? विक्रम 7.5 मीटर इसमें नहीं है, ये क्या है? फायर वाला है, 7.5 मीटर इसमें नहीं है, तो कितना होगा? 10 मीटर होगा। अब बताओ, अगर हम लोग डेवलपमेंट या डिप्लरिंग कोई भी ऑपरेशन करेंगे,
तो हार्ड कवर कितना चाहिए सरफेस से, डेवलपमेंट या डिप्लेयरिंग कोई भी ऑपरेशन करेंगे तो सरफेस से नीचे कितना हार्ड कवर होना चाहिए। इस केस में 7.5 मीटर है विक्रम, है ना, इसमें 7.5 मीटर है। जो आप जवाब दिए इसका 10 मीटर होगा, वो वाला 7.5 मीटर इसमें है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, वाटर लोड एरिया से कितना मीटर के अंदर कोई काम नहीं होगा, वाटर लोड एरिया से कितना मीटर के अंदर कोई काम नहीं होगा, जल्दी से रिप्लाई दो। सारे लोगों के रिप्लाई को मैं चेक कर रहा हूं, जहां पर इसको लगेगा ना फंसेगा ना उसी को वहीं पे पहले धुना ही होगा। ठीक है, गुड अजय मंडल, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जवाब देना है, बताओ कि पैनल का साइज तो पूछ लिए थे, ये हो गया था छोटा मोटा सवाल। हाँ बताओ, बोर्ड एंड पिलर माइनिंग मेथड करने के लिए कम से कम थिकनेस सीम का कितना होना चाहिए, बोर्ड एंड पिलर माइनिंग मेथड करने के लिए कम से कम थिकनेस कितना होना चाहिए, वेरी गुड, कितना होगा, 1.5 मीटर होगा। ठीक है, अब बताओ मेरा ओल्ड वर्किंग किस तरह का वर्किंग में आएगा, ओल्ड वर्किंग कौन सा वर्किंग का पार्ट है, ओल्ड वर्किंग कौन सा वर्किंग का पार्ट है, डिसकंटिन्यूड लिखने वाले सुधर जाओ, डिसकंटिन्यूड जो लिखा है ये डिसयूज्ड होगा, डिसयूज्ड, डिसयूज्ड का एक और नाम है, उसका नाम क्या है, डिसयूज्ड का एक और नाम है, जल्दी से, डिसयूज्ड का एक और नाम है, क्या नाम है डिसयूज्ड का एक और नाम, जल्दी से नाम बताओ, डिसयूज्ड का एक और नाम है अनयूज्ड, वेरी गुड, डिसयूज्ड का एक और नाम क्या है, अनयूज्ड, डिसयूज्ड वर्किंग बोलते हैं या फिर अनयूज्ड वर्किंग बोलते हैं इसको हम लोग। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, जो माइंस क्लोज हो गया है, पूरी तरह बंद हो चुका है, काम खत्म कर चुके हैं, दोबारा खोलना नहीं, उसको क्या बोलेंगे, जो माइंस पूरी तरह बंद हो चुका है, काम नहीं करना दोबारा, उसको क्या बोलेंगे, उस तरह का माइंस को हम लोग क्या बोलते हैं, जो माइंस बंद हो चुका है, पूरी तरह काम बंद हो गया, वहां पे क्या बोलेंगे, अबंडेंट बोलेंगे, है ना, अबंडेंट माइंस बोलेंगे उसको हम लोग। तो मोटा मोटी जो टॉपिक था, डिस्कशन था, आप लोग मोटा मोटी समझ में आ गया कि क्या क्या टॉपिक थे, जो हम लोग पढ़ाए थे, सारा का सारा चीज मोटा मोटी आप लोग दिमाग में जा चुका है, ये सारा चीज पढ़ाए थे प्रीवियस क्लास में। डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक को सेशन को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, दो तरह का बातें आप लोगों को बताना था, दोनों बातों पे थोड़ा हम गौर थोड़ा बता देते हैं थोड़ा चीजें। पहला डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों का एक शिकायत था कि सर हम लोग वीडियो रिकॉर्डिंग देखते हैं तो नेट जीबी ज्यादा खत्म होता है, क्या ऐसा कोई ऑप्शन है कि रिकॉर्डिंग का ऑप्शन हो, हम लोग रिकॉर्डिंग के जैसे देख पाए। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग के लिए गुड न्यूज ये है कि अब से आप लोग, अब से नहीं, मैं इस पर काम कर रहा हूँ, दैट इज द प्रॉमिस नहीं है ये, मतलब काम स्टार्ट है, ठीक है ना। मैंने टेक्निकल टीम से बात की है कि ऐसा ऑप्शन दिया जाए जो यूट्यूब में होता है। यूट्यूब में क्या होता है, यूट्यूब में आप देखते हो कि एक वीडियो को जैसे आप रिकॉर्डिंग कर लिए, है ना, वीडियो अगर रिकॉर्डिंग आपका है, रिकॉर्डेड है, तो उसको दोबारा आप देखते हो, उसमें नेट जीबी नहीं खत्म होता है ना, तो रिकॉर्डिंग करके आप रखते हो, उसको बाद में देख पाते हैं। तो इस तरह का जो सुविधा है ना, मैं सोचा हूँ इसको डेवलप करने के बारे में अपना एप्लीकेशन में, ये एक सुविधा आने वाली है आप लोगों के लिए कि जो रिकॉर्डिंग है ना, रिकॉर्डिंग आपको, रिकॉर्डिंग के माध्यम से आप उसको रख सकते हो, अब बाद में उस क्लास को कभी भी देख सकते हो, बिना नेटवर्क का भी आप देख सकते हो। तो वो एक फायदा हो जाएगा आप लोग के लिए यहाँ से, ये वाला एक सिस्टम मिलेगा आप लोग का, ठीक है। और एक चीज और है कि हम लोग का जो अपना एप्लीकेशन था, हम लोग का माइनिंग ट्यूटोरियल का अपना एप्लीकेशन था, वो भी बनकर तैयार हो गया। एक्चुअली ये फीचर्स उसी में डलवाया गया है, तो उसी एप्लीकेशन में फीचर्स आपको मिलेगा स्पेशली देखने के लिए, तो वहां पे आपको ये होगा। एक्चुअली एप्लीकेशन तो बहुत पहले से बना हुआ था, उसमें थोड़ा टेक्निकल इशू की वजह से उसपे थोड़ा काम चल रहा था, तो ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। अब हम लोग बात करते हैं बाबू इससे रिलेटेड और क्या था, पहला टॉपिक, दूसरा टॉपिक हो गया, और एक न्यूज आप लोग के लिए था, जहां तक आप लोग, एक और आप लोग का डिमांड था, किससे से रिलेटेड था कि ये आपका इसमें क्या बोलता है, माइन इंस्पेक्टर के ऊपर। सर माइंस इंस्पेक्टर था, आप में से मैं एक जवाब जानना चाहता हूं अभी कि क्लास में मौजूद मोटा मोटे 75 स्टूडेंट्स में से कितने लोग हैं जो माइंस इंस्पेक्टर फॉर्म भरेंगे, फॉर्म भरने वाले हैं, जो माइंस इंस्पेक्टर का फॉर्म डालने वाले कितने लोग हैं, मोटा मोटे देखा और एक रिप्लाई देके बताओ कि हाँ सर इतने लोग हैं। अगर 25-30 स्टूडेंट्स भी अगर फॉर्म डालने वाले तो मैं इस पे जरूर विचार करूंगा, क्योंकि देखो जॉब तो जॉब होता है, ये भी परमानेंट जॉब है ना। तो अगर आप लोगों का अगर ये इच्छा हो कि पंकज नहीं मारा है, ठीक है, तो जो अगर आप लोगों में से डियर स्टूडेंट्स अगर ये इच्छा है कि हाँ सर मुझे भी इस जॉब के लिए अप्लाई करना है और इसका एक प्रिपरेशन चाहिए स्पेशली, तो जो टेक्निकल चीजें, जो देखो माइंस इंस्पेक्टर का 2 सिलेबस है, एक टेक्निकल पार्ट है, ठीक, नॉन टेक्निकल है, ठीक है, नॉन टेक्निकल है। टेक्निकल पार्ट का 2 पार्ट है ना, टेक्निकल पार्ट में 2 पार्ट है, एक है जो सीआईएल का सिलेबस वाला है और एक क्या है जो सीआईएल का सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है, जैसे सर्वे, ठीक है, आपका रॉक मैकेनिक्स, ये सब सीआईएल में नहीं आती है ना, आउट ऑफ सिलेबस है। तो अगर टेक्निकल वाला पार्ट में हम लोग मान लो ये वाला नहीं कवर कर पाएंगे, ये वाला नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये तो हम लोग कर सकते हैं ना,
क्योंकि सीआईएल भी हो जाएगा प्लस आपका माइंस इंस्पेक्टर भी हो जाएगा। ये तो पॉसिबल है ना। तो अगर आप लोगों का अगर राय होगा कि हाँ सर हमको माइंस इंस्पेक्टर भरना है, तो पहले हम इस पार्ट को कवर करेंगे, सीआईएल का जो पार्ट वाला सिलेबस है इसको पहले कवर करेंगे। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि मोटा मोटी आपका सिलेबस का 60 to 70% आपका प्रिपरेशन ही हो जाएगी। 60% से, और पासिंग स्कोर तो 40% लाना है ही, तो 40% to 60%, 60% to 70% आपका प्रिपरेशन में ही से करवा दूंगा। मतलब क्या होगा, तो आम काम गुठली का दाम, यही वाला होगा कि आप तो एक मतलब आप तो सीआईएल का प्रिपरेशन करोगे, साथ में माइंस इंस्पेक्टर वाला भी हो जाएगा, ये हो जाएगा। और अगर इन फ्यूचर में अगर एहसास होगा कि नहीं आपका प्रिपरेशन लेवल सब कुछ ठीक ठाक है, तो बाकी चीजों को भी अलग से क्लास देके समझा दूंगा। मतलब ऐसा नहीं कि क्लास को मैं अपना सीआईएल को डिस्टर्ब नहीं करूंगा, कि ऑलरेडी जो एक बैच बना हुआ जो प्रिपरेशन चल रही चलेगा, अलग से टाइम देके मैं उस पर सोचूंगा इसको करवाने के लिए। आप लोग जितने लोग मेरे इस बातों पर सहमत हो, एक बार यस करके रिप्लाई दे दो। तो दो गुड न्यूज था आप लोगों के लिए जो मेरी बातों से सहमत है, कि जो सीआईएल वाला सिलेबस है माइन इंस्पेक्टर का, वो वाला पार्ट को कवर कर दीजिए। तो इसके साथ क्या होगा कि माइंस इंस्पेक्टर भी आपका निपट जाएगा, है ना, एक ये पार्ट चला जाएगा। और दूसरा नंबर क्या होगा बाबू, दूसरा नंबर आपका कि सीआईएल का भी प्रिपरेशन हो जाएगा, और अलग से भी टाइम देके मैं कवर करवा दूंगा। तो मोटा मोटी एक चीज तो यहाँ समझ में आ गया। दो साल का कॉन्ट्रैक्ट है माइंस इंस्पेक्टर में, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। हाँ सच में, मैं उसका नहीं पढ़ा हूं, मैं कल उसको पढ़ने वाला था। अरे यार, अच्छा ठीक है, सुनो, कल मैं उसका सारा डिटेल सिलेबस को मैं स्टडी करूंगा। कल तो आप लोग क्लास है भी नहीं, आज तो पूरा टाइम आप लोग पढ़ाने में निकाल दिया, ठीक है ना। तो उस पर मैं स्टडी करेंगे, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को बताएंगे क्या करना है। चलो ठीक है, 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, 2 साल तो, अरे 2 साल के लिए तो जीवन सेटल होगा ना भाई, चलना क्या दिक्कत है, उसमें सोचा जाएगा क्या करना। चलो चलो ठीक है, उस पर मैं डिस्कशन करके कल इस पर डिस्कशन करूंगा और अच्छे से। अभी टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, अभी मुझे पढ़ाने दो। चलो आज का टॉपिक क्या, आज का टॉपिक और सेशन को लेते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला टॉपिक और सेशन आपका होगा किसके ऊपर, स्टोइंग के ऊपर, है ना। स्टोइंग क्या होता है, स्टोइंग के ऊपर हम लोग सेशन लेंगे आज, बोर्ड एंड पिलर का मेथड का स्टोइंग के ऊपर चैप्टर, हेडिंग तो स्टोइंग। अच्छा एक काम करो, रुको, हेडिंग देने से पहले ना 2-4 सवाल छूटा है, पहले लिख लो, लिखो पहले 1-2 सवाल छूटा, पहले उसको लिख लो। लिखो ऑन विच फैक्टर, क्वेश्चन लिखो ऑन विच फैक्टर, ध्यान से देखना, ठीक है। फैक्टर साइज ऑफ पिलर डिपेंड, तो पिलर जो साइज का, पिलर का जो साइज है किस पे डिपेंड करता है ना। देखो यहाँ ध्यान से, यहाँ पैनल नहीं है, पिलर है ना बाबू। यहाँ पे क्या है, पिलर का साइज है, क्या है, पिलर का साइज है। इंक खत्म हो गया इसमें, आज पूरा डिस्टर्ब हो। देखो तो पिलर का साइज किस पे डिपेंड करता है, पिलर। तो देखो हम लोग जब कल बनाए थे पिलर का साइज में, तो आपको याद होगा ऊपर में क्या था, उसमें था साइज ऑफ, देखो यहाँ देखो साइज ऑफ गैलरी था, है ना। और यहाँ पे क्या था, डेप्थ ऑफ सीम था, है ना। इधर में क्या था, डेप्थ ऑफ सीम था। बस यही दोनों होगा। कल जो हम लोग चार्ट बनाए थे उसमें क्या था, एक तरफ था साइज ऑफ गैलरी, ऊपर में क्या था, साइज ऑफ गैलरी। तो साइज ऑफ गैलरी होगा, क्योंकि साइज ऑफ द गैलरी चौड़ा होता तो पिलर भी बड़ा हो रहा था, और डेप्थ भी बढ़ रहा था तो पिलर बड़ा हो रहा था। तो साइज ऑफ गैलरी पर डिपेंड करता है। इसी चार्ट में जो 111 नंबर चार्ट कल बताए थे, है ना, उसी में आंसर है ये। और क्या था, बी नंबर, डेप्थ ऑफ सीम, सीम का गहराई, है ना, डेप्थ ऑफ सीम, डेप्थ ऑफ वर्किंग, जो भी आप बोलो। तो दो चीज पे निर्भर करता है, किसका, पिलर का साइज। और पैनल का साइज किस पे डिपेंड करता है, पैनल का साइज डिपेंड करता है आपका किसके ऊपर डिपेंड करता है, ये क्या हो गया, पैनल का साइज किस पे डिपेंड करता है वो, पैनल का साइज डिपेंड करता है किसके ऊपर, पैनल का साइज डिपेंड करता है आपका किसके ऊपर, इंक्यूबेशन पीरियड और डेली प्रोडक्शन रेट के ऊपर, दो चीज पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो दो चीज आप लोग इसको याद रखोगे आसानी से, इसको दिमाग से मत हटाना। ये सवाल हो गया। आप कुछ सवाल और जो छूटा हुआ मैं उसको देख लेता हूं, जो सवाल छूटा मैं आपको करवा देता हूं। लिख लो, जल्दी से लिख लो इसको। लिखो, हु गिव द ऑर्डर फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ माइन प्रोटेक्टिव वर्क। लिखो, हु गिव द ऑर्डर, कौन देता ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो, हु गिव द ऑर्डर, लिखे, हु गिव द ऑर्डर फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ
कंस्ट्रक्शन ऑफ, लिखे कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोटेक्टिव वर्क। देखो माइंस में जितना भी प्रोटेक्टिव वर्क होता है ना, जब हम लोग, ठीक है, ड्यूरिंग माइन क्लोजिंग, यहाँ पे एक वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिखो, ज्यादा इंपॉर्टेंट समझ में आएगा। ड्यूरिंग माइन क्लोजिंग मतलब माइंस बंद करने के दौरान जो प्रोटेक्टिव वर्क किया है, तो जो कंस्ट्रक्शन का काम होता है, जो हम लोग बंद करते सारा का सारा चीज, जैसे माइंस एक आप चालू किए, तो ऐसा नहीं कि आप उसको खोल के छोड़ के बंद करके चल दिया, ऐसा नहीं होगा, उसको पूरा पूरी बंद करना पड़ेगा। इसका परमिशन कौन देता है? चीफ इंस्पेक्टर। चीफ इंस्पेक्टर कौन देता परमिशन? चीफ इंस्पेक्टर साहब परमिशन देते हैं इसका, ठीक है। सीआई लिख लो, सीआई साहब परमिशन देते हैं स्पेशली। प्रोटेक्टिव वर्क जितना होगा ना, उसका परमिशन कौन देता है? सीआई साहब देते हैं। अच्छा, एक सवाल का जवाब दो तो, कि कोई भी अगर नॉक्सियस गैस जमा है तो वहां से कितना मीटर दूर तक कोई वर्किंग नहीं होगा, कितना मीटर पहले हम लोग उस नॉक्सियस गैस से हम लोग प्रिकॉशंस लेना स्टार्ट करते हैं? ये तो मैं करवाया था, आप लोग को जवाब पता होगा, जल्दी से रिप्लाई देके बता दो तो। वेरी गुड, कितना हो? 30 मीटर, ठीक है। मैं समझ गया कि आप लोग लिख नहीं रहे हो। चलो लिखा, लिखो बाबू लिखो, लिखेगा नहीं तो नहीं होगा, ठीक है ना, लिखना पड़ेगा, है ना। लिखने से, लिखे बिना काम नहीं होगा। देखो जो सवाल तुम लिखा है, पढ़ा है, जीवन में तुमको याद है, कोई मतलब नहीं, तुम अभी फिर से क्लास कर रहे हो, एकदम बच्चा लेवल से स्टार्ट करो। यहां सर हम सब चीज को फिर से करेंगे, एक फ्रेश नोट्स बनाओ, फ्रेश तैयारी करो, एकदम जीरो से स्टार्ट करो फिर से। एक बार फेल हुआ, असफल हुआ, कोई बात नहीं, जीरो से स्टार्ट करो, और तुम्हारे पास जो बेहतरीन चीज है उसको उसमें जोड़ दो, ठीक है। अभी जीरो से स्टार्ट करो, कोई मतलब नहीं आप कितना तैयारी किए थे, कितना मेहनत किए थे, ठीक है, फिर से तैयारी स्टार्ट करो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम लोग बात करेंगे स्टोइंग रिपोर्ट के ऊपर। स्टोइंग, चलो हेडिंग दो। आज ये सेशन का बोर्ड एंड पिलर का एकदम आखिरी क्लास है, ठीक है। नेक्स्ट जो 2 दिन हम लोग क्लास चलाएंगे इस वीक, इस 2 दिन में हम लोग रूम एंड पिलर और लॉन्ग वॉल माइनिंग मेथड पूरा खत्म कर देंगे, यानी इस वीक में हम लोग पूरा अंडरग्राउंड माइनिंग मेथड खत्म कर देंगे। समझ में आया क्या बोला मैं? आज हम लोग ये सेशन का एकदम आखिरी टॉपिक है, आखिरी क्लास है इस सेशन का, अंडरग्राउंड माइनिंग मेथड का। इसके बाद हम लोग अंडरग्राउंड माइनिंग मेथड और नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। छोटा बहुत छूट-फूट रहेगा तो किसी दिन क्लास में 2-4 मिनट लिख लिया, अलग मैटर है, लेकिन ये आज आखिरी क्लास है, ठीक है। स्टोइंग के बारे में, स्टोइंग कौन सा स्टोइंग? सैंड स्टोइंग का हम लोग बात कर रहे हैं। ध्यान देना बाबू, आज लास्ट क्लास है सैंड स्टोइंग। आप लोगों का जो भी सवाल जवाब होगा आप बाद में पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए मना ही नहीं है कि सर कुछ चीज छूट जाएगा, आप नहीं पढ़ पाएंगे तो क्या होगा, बाद में डिस्कशन चलते रहेगी, वो सब जीवन जब तक क्लास है तब तक वो सारी चीजें होते रहेगी, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। अपना सवाल आप पूरा टाइम पूछ सकते कभी भी। सैंड स्टोइंग के बारे में सारा का सारा डेटा जो है हम लोग लिखेंगे। सैंड स्टोइंग क्या होता है थोड़ा समझेंगे, जानेंगे, ठीक है। थोड़ा सा डायग्राम बना के मैं समझाने का प्रयास करूंगा। देखो वो क्या होता है, जब लोग बोर्ड एंड पिलर माइनिंग मेथड में काम करते हैं, तो प्रीवियस क्लास में समझाया था कि जैसे मान लो कि आपका क्या है, ये पिलर है ना, इस तरह से मान लेते हैं आपका पिलर है, 2 पिलर में बनाता हूँ, ये पिलर है और यहाँ पर एक पिलर है, मान लेते इधर पिलर है। तो इस पिलर को आप क्या किए, यहाँ पे आप पिलर को क्या किए हो, कि जो पिलर आपका था ना, इस पिलर को आप क्या किए ना, इस पिलर को आप क्या किया, यहाँ पे वर्किंग कर चुके, खत्म कर चुके। तो ये जो पार्ट है इसको क्या करना पड़ेगा, पूरा का पूरा जोन को क्या करना पड़ेगा, स्टोइंग से भर देना पड़ेगा, ताकि सरफेस का क्रैक्स ना हो। तो कैसे हम लोग बनाते हैं, तो सरफेस के ऊपर क्या करना होता है ना, एक वाटर का रिजर्वर बनाना होता है, ठीक है। ध्यान से देखना, अभी स्टोइंग का सारा चीज हम लोग सीख लेंगे, समझ जाएंगे, आज की क्लास में हो जाएगा। एक क्या होता है, वाटर का रिजर्वर बनाना होता है ना, वाटर का रिजर्वर, और एक क्या होता है, एक सैंड बंकर बनाना होता है। 2 चीजें कंस्ट्रक्शन करना होता है बाबू, एक सैंड बंकर बनाना होता है और एक वाटर का रिजर्वर बनाना होता है। 2 चीज चाहिए, एक सैंड बंकर, एक वाटर का रिजर्वर, ये दोनों चीज चाहिए, ध्यान से देखना, ठीक है। अब जो सैंड बंकर होता है ना, इसी से ये मेरा वाटर है, इसमें क्या है, मेरा वाटर रिजर्वर है, ये रिजर्वर, ठीक है। और ये क्या है, मान लेते हैं सैंड बंकर है, ये क्या है मेरा सैंड बंकर, इसमें क्या भरा है, मेरा सैंड बंकर है, सैंड बंकर है। तो यही सैंड कौन को भेजना है, नीचे भेजना, अंडरग्राउंड लेके जाना है। अब स्टोइंग क्यों जरूरी होता है, इस पे तो चर्चा नहीं करूंगा,
आप सबको पता है स्टोइंग क्यों जरूरी होता है कि नीचे हम लोग जब हम लोग कोई काम करता है, कोयला पिलर्स को काटते हैं तो ऊपर वाला सरफेस धंस सकता है, गिर सकता है। तो हम लोग क्या करते हैं, अपना दिमाग लगा के हम लोग क्या करते हैं उस जगह पे, हम लोग क्या करते हैं कि ऊपर से उसमें क्या करते हैं, थोड़ा बालू भर देते हैं उसके जगह पे, सरफेस पे ऐसा अरेंजमेंट कर देते हैं कि नीचे लाके बालू भर देते उस जगह पे, ताकि सरफेस का कोई इंपॉर्टेंट फीचर जो जमीन के नीचे है, माफ करना, सरफेस का कोई इंपॉर्टेंट फीचर जो सरफेस के ऊपर है, वो जब नीचे का जमीन धंसे तो उसके साथ वो फॉल ना हो जाए, उसमें किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। उससे बचाने के लिए हमको कोयला निकालने के बाद कुछ भरना है, हम लोग बालू भरना है, ठीक है। हम लोग क्या भरेंगे, बालू। अब देखो ये जैसे वाटर का रिजर्वर हो गया, तो वाटर के रिजर्वर से हम लोग क्या किया, पानी को कनेक्ट किए, ठीक है। और ये सैंड का रिजर्वर हो गया, तो यहाँ पे एक आता है, यहाँ पे इस तरह से क्या होता है, एक आता है मिक्सिंग चैम्बर, क्या आता है, मिक्सिंग चैम्बर, इसको हम लोग बोलते हैं मिक्सिंग चैम्बर। और यहाँ से पानी का कनेक्शन होता है ना, पानी का कनेक्शन होता है यहाँ पे, इस तरह से पानी का कनेक्शन होता है इसमें, ध्यान से। और यहाँ पे लगा होता है एक टैप, टैप लगा होता है ताकि हम लोग पानी को खोल पाए, बंद कर पाए, बल्ब जैसा लगा होता है। आप लोग देखे होंगे इस तरह का बल्ब, बहुत जगह पानी का यहाँ सप्लाई होता है। और यहाँ पर भी क्या होता है, ऑपरेटिंग करने के लिए ना, जहां पर आप बंकर देख रहे हो ना, बंकर को ऑपरेट करने के लिए बगल से ना एक टनल जैसा बना रहता है, ऐसा एक टनल जैसा बना हुआ रहता है सरफेस पे इस तरह से। और यहाँ पे ऑपरेटिंग करने के लिए स्विच वगैरह रहता है, जो इसको हम लोग खोल के बंद कर सकते हैं, बंद चालू करने के ऑप्शन होता है ऐसा करके, है ना, बंद चालू करने ऑप्शन होता है। अब हम लोग देखो, अब हम लोग मैकेनिज्म को समझते हैं। देखो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा सारा का सारा चीज। रेड पेन कहाँ गया, हाँ देखो, ये वाला मान लेते हैं मेरा, ये पूरा का पूरा इसमें क्या है, सैंड भरा हुआ है, ठीक है, सैंड भरा हुआ है, ध्यान देखना, सैंड भरा हुआ है। और इसमें क्या भरा है डियर स्टूडेंट्स, इसमें भरा है आपका वाटर, इसमें क्या भरा है आपका पानी भरा हुआ है, इतना पूरा पानी भरा हुआ है। अब क्या होगा, जब हम लोग को जब हमको स्टोइंग करना होगा ना, तो नीचे अंडरग्राउंड में कोई ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, अंडरग्राउंड में मशीन वगैरह नहीं चलना चाहिए, उस जिस जगह पे आप इस काम को करोगे। तो मान लेते इसको हम लोग नीचे लेकर आए, पाइप को इस तरह से डायग्राम बना देता हूँ, और इस तरह से अंडरग्राउंड में हम लेकर गए, ठीक है। अंडरग्राउंड मान लो 1-2 पिलर, 10 पिलर इधर भी घुमाए, लाकर हम क्या किए, इसको हम लोग इधर लाके फिर थोड़ा सा अंडरग्राउंड में ऐसे घुमा के हम लोग यहाँ पर मान लेते पैनल है, इसी पैनल में हम लोग को स्टोइंग करना है, इस पैनल में स्टोइंग कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, इस तरह स्टोइंग कर रहे हैं, ऐसा मान लेता हूं मैं। एक डायग्राम में छोटा सा बना दिया, आप देखो इस तरह से स्टोइंग कर रहे हैं, ये पानी से कनेक्शन है इस तरह से। अब देखो अब कैसे होगा, तो यहाँ पे क्या होता है, पूरा का पूरा सिस्टम ना टेलीफोनिक कम्युनिकेटेड होता है। ये आपका सरफेस हो गया, और ये वाला आपका अंडरग्राउंड में होगा, ये अंडरग्राउंड है, ये आपका यूजी है ना, और ये क्या है आपका सरफेस है, ध्यान से, ये सरफेस है और ये वाला अंडरग्राउंड है। अब होगा क्या कि दोनों जगह यहाँ पर भी वर्कर रहेंगे और यहाँ पर भी वर्कर रहेंगे, बोथ आर कनेक्टेड विद द टेलीफोन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों टेलीफोन से कम्युनिकेशन करेंगे, बातचीत करेंगे, सब चीज करेंगे। तो नीचे वाला से पहले ऊपर वाला फोन करके पूछे कि तुम लोग पहुंच के पाइप को सेट कर दिया है ना, पहले ये होगा, मतलब नीचे पाइप का सेटिंग करना होता है। और यहाँ पे एक विशेष तरह का अरेंजमेंट बनाना होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बॉक्सिंग। क्या बोलते हैं हम लोग, यहाँ पे बनाते हैं एक विशेष तरह का अरेंजमेंट, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं बॉक्सिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, बॉक्सिंग। इसके बारे में जानेंगे, बॉक्सिंग क्या होता है, आप लोग लिख लो पहले बॉक्सिंग। तो बॉक्सिंग हम लोग बनाएंगे, यहाँ पे क्या बनाएंगे हम लोग, बॉक्सिंग। बॉक्सिंग मतलब फाइट करने वाला बॉक्सिंग नहीं होता है। एक क्या होता है, एक इस तरह से क्या करते हैं हम लोग, जैसे मान लो ये मेरा पिलर है ना, ये मेरा कोयला का पिलर है, पिलर पे हम लोग क्या करते हैं, एक लकड़ी का एक जो प्रॉप होता है ना, वुडन प्रॉप को हम लोग इस तरह सेट कर देते हैं, खांजा काट के ग्रुप्स कटिंग करके हम लोग क्या करते हैं, इसको सेट कर देते हैं, ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं, सेट कर देते हैं। सेट करने के बाद क्या करते हैं, सब प्रॉप्स ऐसा लगा देते हैं, इस तरह से प्रॉप इधर से लगा देते हैं, और एक प्रॉप का टुकड़ा ऐसे लगा देते हैं, फिर दूसरा प्रॉप हम लोग ऐसे लगा देते हैं, और दूसरा प्रॉप हम लोग ऐसे लगा देते हैं, इस तरह हम लोग प्रॉप लगा देते हैं इस तरह से। तो ये हम लोग सेट कर देते हैं। इसका जो एंगल होता है 15 डिग्री पे और 45 से 60 सेंटीमीटर अलग पे लगाते हैं हम लोग, इस पे हम लोग पढ़ेंगे, अभी जानेंगे सारा सारा इस तरह से। और देखो जब पाइप को तुम इसके ऊपर लाके ऐसे लगाए, मान लो कि जो तुम स्ट्रोइंग वाला पाइप है ना, वो पाइप को तुम क्या किया ना, ऐसे इसके ऊपर लगाओगे, पाइप तुम ऐसा लगा दिया, मान लो यहाँ से पानी निकलेगा और बालू निकलेगा, तो क्या दिक्कत होगा, दिक्कत ये होगी जितना पानी बालू है सब बह के आ जाएगा। इस पे क्या होता है ना, मेट चटाई लगा देना होता है। पहले चटाई मिलता था कंपनी में, लेकिन अभी चटाई नहीं होता, अभी जो हम लोग जो बोरा इस्तेमाल करते हैं ना, बोरा से ही स्टोइंग कर देना होता है। इस पे हम लोग थोड़ा जानेंगे और डिटेल्स में, पहले ऊपर वाला मैकेनिज्म को समझते हैं। तो बॉक्सिंग ठीक है, फिर भी देख लो, तो बॉक्सिंग के बारे में मोटा मोटी समझ में आ गया तुमको कि बॉक्सिंग क्या होता है। एक इस तरह से प्रॉप लगाए, और मतलब एक तरह से ना तुम क्या कर रहे हो, पे सपोर्ट दे रहे हो, मतलब तुम क्या कर रहे हो, मोटा मोटी तुम समझ लो क्या किए तुम, एगो लकड़ी का टुकड़ा तुम इस तरह से लगा दिए है ना, तुमको पाइप के थ्रू पानी को इधर भेजना है, ठीक है, पाइप लगा के देखो, ये पाइप से ना, पाइप को ऐसा रख के तुमको क्या करना, पानी भेजना है और पानी को इधर नहीं आने देना। तो तुम क्या किए, एक पिलर पे एक लकड़ी का प्रॉप लगा दिए, फिर इसको सपोर्ट करने के लिए इस तरह खंबा खड़ा कर दिए, लकड़ी खड़ा कर दिए, प्रॉप मतलब क्या बोलते हैं उसको, स्लीपर्स लगा दिए। स्लीपर लगाने के बाद तुम क्या किया, उधर से तुम एक तरह से क्या किया, बोरा बांध दिया पूरा पीछे तरफ, ताकि बालू मेरा उधर रहे और पानी मेरा क्या हो, पानी मेरा सारा का सारा इधर आ जाए, पानी मेरा इधर आ जाए लेकिन बालू उधर का उधर रहे। इस तरह से तुम पाइप का सेटिंग कर दिए, पाइप यहां से लाया, पाइप ऐसा लगाए और तुम कंटिन्यू भेज रहे हो, तो इस तरह से जाएगा, तो तुम्हारा क्या होगा,
तुम देखोगे कि जो बालू है मेरा वो साइड चला जाएगा और पानी मेरा छन के इधर आ जाएगा, तो बालू का पैकिंग हो जाएगा वहां पे। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर बनाएंगे ना, तो यहाँ पर क्या होगा, बालू मेरा इधर जब भेजेंगे तो बालू चला जाएगा और पानी रिस्क इधर आ जाएगा। तो ये होता है अरेंजमेंट, मोटा मोटी इस तरह से हम लोग बनाते हैं। अब देखो आप समझते हैं कि कैसा ऑपरेट होता है। तो नीचे बॉक्सिंग वॉक्सिंग बना के पाइप को सेटिंग वो लोग कर लेते हैं और ऊपर फोन कर देते हैं भाई साहब को कि भाई साहब हम लोग यहाँ सेटिंग कर दे, तुम चालू करो। तो सबसे पहले ये जो ऑपरेटर होगा यहाँ पे 2 ऑपरेटर मिनिमम चाहिए। तो एक ऑपरेटर पहले पानी को खोलेगा, तो पानी यहाँ जाने स्टार्टिंग करेगा, किसमें आएगा, मिक्सिंग चैम्बर में। मिक्सिंग चैम्बर का बल्ब होता है, बल्ब लगा हुआ है मान लो, तो यहाँ मिक्सिंग चैम्बर खोला, ठीक है। जैसे खोलेगा पानी है जाने लगे पानी, अब उसके साथ क्या करेगा, फिर बालू को खोलेगा। तो जैसे तुम बालू खोलोगे, पानी को तुम ऑपरेट किए हो, तो बालू खोलो तो बालू पानी में जाएगा। अब जैसे तुम बल्ब खोलोगे ना, तो पूरा बालू और पानी आपस में मिलके क्या होगा, वो फ्लो होने लगेगा, यहाँ पे इस पाइप में जाने लगेगा, ऑटोमेटिकली होगा ही होगा। अब यहाँ पे क्या है, तुम्हारा ग्रेडियंट है, डेप्थ है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, फ्लो हो के तुम्हारा माइंस में जहां पर तुम स्टोइंग कर रहे हो, स्टोइंग वाले जगह में आसानी से ये क्या होगा, रिच कर जाएगा, पहुंच जाएगा। स्टोइंग में दोनों मिलकर क्या होगा, यहाँ पे पहुंच जाएगा। अब तुम्हारा बालू जो बालू यहाँ जमा रहेगा, पानी निकल कर आ जाएगा बॉक्सिंग के थ्रू। तो ये जो अरेंजमेंट आप देख रहे हो ना, इसी को बोलते हैं सैंड स्टोइंग। इसी तरह से सैंड स्टोइंग करना होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो, जितना इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे चलाना है ना, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसको बंद करना है। जब कभी बंद करना होगा, मान लो स्टोइंग कंप्लीट हो गया, ठीक है, तो ये फोन करेगा ऊपर वाला को, भाई स्टोइंग कंप्लीट। अब यहाँ पे 2 चीज ध्यान में रखना पड़ता है। पहला नंबर, स्टोइंग कंप्लीट हो गया तो, अब नहीं तो पानी खत्म हो गया ना, तो इसको बंद करना पड़ेगा। कभी भी बालू नहीं चलाना है, किसी भी हाल में बालू सिर्फ नहीं चलेगा। जब भी चलेगा पानी पहले चालू होगा और पहले बालू बंद होगा, फिर पानी बंद होगा, ठीक है ना। तो नीचे वाला फोन करके बोलेगा भाई बालू मेरा स्टोइंग खत्म हो गया, बंद करो। तो ये पहले ना बेवकूफ तो एक गलती से भी ना पानी को पहले बंद नहीं करेगा, पहले बालू को बंद करेगा, ठीक है, फिर पानी को बंद करेगा। अगर मान लो पानी बंद कर दिया और बालू चला गया, तो पूरा का पूरा बालू पाइप में जमा हो जाएगा, भर जाएगा पानी को, और फिर पूरा पाइप को खोल के साफ करना पड़ेगा, फिर इसको कोई ठीक नहीं कर सकता है। तो स्टोइंग में एक चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब भी हम लोग स्टोइंग करेंगे ना, तो सबसे पहले पानी चला के पाइप को क्लीन किया जाता है, और लास्ट में जब पूरा काम खत्म हो जाता है तो पानी चलाकर सब पाइप को धो के साफ कर दिया जाता है, ताकि मेरा जाम ना लगे, किसी तरह का कोई जाम वहां पर ना हो। तो स्टोइंग मोटा मोटी इस तरह से होता है, हम स्टोइंग करता रहिए। अब यहाँ पर एक जो टेक्निकल डेटा वो आता है कि ये वाला जो देख रहे हो ना, जैसे आपका हाइट हो गया, दिस इज योर हाइट। हम लोग सवाल भी दिए थे, ये आपका हाइट हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल डिस्टेंस, भी बोलते हैं, दैट इज वर्टिकल डिस्टेंस। ये वर्टिकल डिस्टेंस है, ठीक है, और ये वाला आपका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। इसको आप लोग एच इसको बोलते हैं, बहुत को एच भी बोलता है, इसको एल भी बोलता है, इसको एल भी बोलता है। तो बोलता है एच बाय एल रेशियो या भी बाय एच रेशियो क्या है। तो नॉर्मली इसका जो वैल्यू होता है ये होना चाहिए आपका, ये वाला होना चाहिए 1 और ये वाला होना चाहिए 7। यानी अगर बोलेगा आपका एच बाय भी रेशियो, अगर पूछेगा कोई एग्जामिनेशन में एच इज टू भी रेशियो, तो आपका क्या होगा, हॉरिजॉन्टल कितना 7 और वर्टिकल कितना 1। लेकिन अगर आपसे कोई पूछ देगा कि एच बाय एल रेशियो क्या है, तो आपको बोलना पड़ेगा 1:7। क्यों 1? क्योंकि एच हिसाब से 1 है और एल कितना 7 है। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि एच बाय एल पूछ रहा ना, एच बाय भी पूछ रहा। अगर एच बाय भी पूछेगा 7:1 और एच बाय एल पूछेगा तो 1:7। ये सवाल था एग्जामिनेशन में, जो कुछ लोग गलत किए, ठीक है, देख लो कहां पे गलती था। यहाँ पर गलती अलाउ है, एग्जामिनेशन में अलाउ नहीं। तो मोटा मोटी ये एक कंस्ट्रक्शन का पार्ट था, कैसे हम लोग कंस्ट्रक्शन किए, किस तरह से सैंड स्टोइंग को नीचे भेजे, किस तरह से स्टोइंग हुआ मेरा। ये आपका बोर्ड एंड पिलर माइनिंग मेथड का स्टोइंग का एक पार्ट था। अब इस पे जो डेटा है, एमसीक्यू नोट्स है, उसको मैं आज के क्लास में लिखवाऊंगा, ठीक है, और लिखवाएंगे, जो कुछ छूटा उसको हम लोग कवर करेंगे। चलो, बॉक्सिंग नहीं समझ में आया, बॉक्सिंग के बारे में चर्चा करेंगे बाबू, डोंट वरी, अभी हम लोग बॉक्सिंग पर ही आएंगे फिर से। तो स्टोइंग के ऊपर बेसिकली ये चीजें समझ में आई कि नहीं, क्या होता है वाटर रिजर्वर, वाटर रिजर्वर क्या होता है, सैंड बंकर क्या होता है, मिक्सिंग, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसका नाम लिख लेना, इसका नाम मिक्सिंग चैम्बर है ना, इसको क्या बोलते हैं, मिक्सिंग चैम्बर। और वो देख लो, इसको मिक्सिंग चैम्बर है ना। और ये पाइप है, ये क्या ही पाइप है, अरे कौन चीज का पाइप होता है, नॉर्मली कास्ट आयरन का होता है, कास्ट आयरन का भी होता है ना, कास्ट आयरन का इस्तेमाल होता है, हार्ड पाइप होता है, कास्ट आयरन का इस्तेमाल होता है। अच्छा एक बात, इसका जो बेंडिंग होता है ना, बेंड करते हैं ना, जहां पर बेंड करना होता है वो 120 डिग्री एंगल पर बेंड करना होता है। कोशिश करते 120 डिग्री एंगल पर हो, 90 डिग्री पे नहीं होता, 120 डिग्री पे बेंड करना होता है। अरे बहुत कुछ है, शॉर्टकट में नहीं, पूरा में लिख, अच्छा शॉर्टकट में रिपीट कर दूं, देखो शॉर्टकट में रिपीट कर देता हूं। देखो एक वाटर रिजर्वर है, एक सैंड बंकर है, ठीक है, और अंडरग्राउंड में पूरा का पूरा पाइप से हम लोग कनेक्ट कर दिया, और एक मिक्सिंग चैम्बर है। तो जब कभी हमको बालू चलाना होगा तो नीचे वाला वर्कर फोन करके बताए कि हाँ चालू करो, ये सारा अरेंजमेंट बॉक्सिंग वॉक्सिंग बनाने के बाद तू चालू करेगा, तो पहले पानी चालू करेगा, पानी चालू किया गया और नीचे से सैंड गया, दोनों आपस में मिक्स होगा।
मिक्स होने के बाद जैसे मिक्स होगा ना तो इसको वाल्व ऑपरेट करेंगे ना तो पूरा का पूरा मिक्स होकर सीधा नीचे जाने लगेगा और यहाँ स्टोइंग होने लगेगा। जब मेरा स्टोइंग कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, जब मेरा स्टोइंग पूरा पूरी हो जाएगा तब बोलेंगे इसको, फिर ये फोन करके बताया कि बंद करो। तो बंद करने क्रम में सबसे पहले बालू को बंद करेगा, बालू का कनेक्शन को यहाँ से क्या करेगा, ये ऑफ कर देगा, बोले बालू अब नहीं भेजना, पहले बालू बंद करेगा, फिर पानी को बंद करेगा। ऐसा नहीं करे पहले पानी बंद करेगा फिर बालू, नहीं, पहले बालू को बंद करेगा फिर पानी वाला पोर्शन को बंद करेगा। इससे क्या होगा, पानी जब चलेगा ना कंटिन्यू तो बालू का जाम नहीं लगेगा। बस यही है, बस इतना ही है। और 7:1 क्या होता है, ये वाला होता है वर्टिकल डिस्टेंस, इसको बोलते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, डिस्टेंस के मामले में। ऐसे इसको बोलते हैं हाइट और इसको बोलते हैं लेंथ। तो अगर कोई आपसे पूछेगा हाइट और लेंथ का रेशियो, तो ये वाला होता है 1 और ये वाला 7 होना चाहिए। मतलब अगर आपका टोटल डिस्टेंस अगर 70 मीटर है तो हाइट कम से कम 10 मीटर चाहिए, और आपका अगर डिस्टेंस अगर मान लो 700 मीटर है तो 100 मीटर चाहिए। तो एच और एल का रेशियो 1:7 होना चाहिए। लेकिन आपको अगर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस को पूछेगा, यानी हॉरिजॉन्टल मतलब एच और वर्टिकल मतलब भी, तो 7:1 होगा। ठीक है ना, वही वाला मैं समझा रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे इस पे, जितना भी एमसीक्यू नोट्स है सब पे बात करेंगे, सारा का सारा चीज को लिखेंगे। ठीक है, इस पे सारा का सारा एमसीक्यू लिखेंगे। चलो एमसीक्यू सारा लिखने के लिए तैयार हो जाओ, इसी पे कोई भी चीज छूटेगा नहीं इसमें। लिखो, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो। वेयर सैंड सैंड एंड वाटर, सैंड एंड वाटर वाटर is mixed together, is mixed mixed together during स्टोइंग। स्टोइंग है ना, तो स्टोइंग के बारे में होगा। स्टोइंग में कहां पे मिलता है ये दोनों, कहां पर आपस में मिक्स होता है, तो कहां पर मिक्स होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको क्या बोलते हैं वो मिक्सिंग चैम्बर। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, मिक्सिंग चैम्बर। ठीक है, एक नंबर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द रेशियो ऑफ सैंड इज टू वाटर, राइट द रेशियो रेशियो ऑफ सैंड इज टू वाटर। ठीक है, तो सैंड और वाटर का रेशियो क्या होता है, ठीक है, जब हम लोग सैंड और वाटर को भेजेंगे तो इसमें सैंड और वाटर का जो रेशियो होगा वो होता है 1:1.5, 1:1.5, और 2:3 भी बोलते हैं इसको बाय वॉल्यूम। ठीक है, मतलब आयतन के अनुसार क्या होता है, 1:1.5 या 2:3 होता है, बाय वॉल्यूम होता है। एक और 3 कहां पड़ा यार, मेरे पास तो ये रिकॉर्ड है अभी। ठीक है, 1 और 3 का भी ना डेटा कुछ है, उसको हम लोग चेक करेंगे। तुम्हारा कहना सही है, स्काई, ठीक है, जो भी है, रोल नंबर 23, B23, ये क्या लिख रहा है, 1:1100। रेशियो कितना होगा, बालू और पानी का मिश्रण जो होगा बनेगा, उसका रेशियो कितना, 2:3। ये परफेक्ट हाइड्रोलिक प्रोफाइल पे डिपेंड करता है। ठीक है, हाइड्रोलिक ग्रेडियंट या प्रोफाइल जिसको तुम बोलते हो उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट, राइट द वैल्यू ऑफ हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, राइट द वैल्यू ऑफ हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट भी बोलते हैं, बहुत बुक में प्रोफाइल भी लिखा रहता है, FILE, प्रोफाइल, हाइड्रोलिक प्रोफाइल और हाइड्रोलिक ग्रेडियंट। तो देखो इसमें मैं 2 डेटा बताया, अगर आपका H:V है, ठीक है, मतलब हॉरिजेंटल इज टू वर्टिकल है, हॉरिजेंटल अनुपात वर्टिकल है, तो आपका होगा कितना होगा, तब होगा 7:1। ठीक है, और अगर आपका, ठीक है, ठीक है, अगर आपका हाइट हाइट इज टू लेंथ है, लेंथ मतलब H:L है, तो होगा 1:7। ठीक है, याद रखना ये वाला। ठीक है, अगर H:V है तो कितना होगा, H अनुपात V के लिए होगा आपका 7:1, और हाइट और लेंथ का रेशियो तो क्या होगा, 1:7। ये दोनों आपको याद रखना, ये होता है हाइड्रोलिक ग्रेडियंट और हाइड्रोलिक प्रोफाइल। तो 3 सवाल हो गया, और जो सवाल इससे रिलेटेड हम लोग देखेंगे जानेंगे। लिखो, हो गया, तीनों सवाल लिखे। देखो, हाउ बॉक्सिंग इज इंस्टॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा 3 सवाल में किसी को कोई डाउट है नंबर पे बताओ। 1:1100 रिजर्वेशन लिखा हुआ है किस चीज के बारे में? चलो ठीक है, कोई डाउट नहीं है। चलो इस पे बात देखो, इसके बाद चर्चा करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। लिखो क्या सवाल था। हाँ ये वाला, हाउ लिखो, हाउ बॉक्सिंग इज इंस्टॉल। देखो बॉक्सिंग कहां पे रहता है तो को पता चल गया ना, कहां पे रहता है ये? इन अंडरग्राउंड, इन यूजी, जहां पे अंडरग्राउंड में जहां पे स्टोइंग करना है, वेयर स्टोइंग इज, जहां पे स्टोइंग करना है जिस जगह पे उसी जगह पे रहेगा ये, ठीक है, जहां स्टोइंग प्रैक्टिस करना है, जहां पे स्टोइंग को करना है, ठीक है। तो वहां पे कैसे इंस्टॉल करेंगे हम लोग इसको? तो देखो बॉक्सिंग को हम लोग कैसे इंस्टॉल करते हैं डियर स्टूडेंट, ध्यान से देख लो। तो बॉक्सिंग में क्या होता है ना, हाँ अमाउंट ऑफ वाटर हो सकता है, ठीक है, 1:1100 हो सकता है, अमाउंट ऑफ वाटर हो सकता है, ठीक है, कि 1 टन में 1100 वाटर हम इस्तेमाल कर रहे हो, पॉसिबल है। चलो इसके बाद हम लोग क्या बोलते हैं, इसके बाद हम लोग क्या बोले, बॉक्सिंग को कैसे इंस्टॉल करते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं 45 से 60 सेंटीमीटर के इंस्टॉल पे हम लोग क्या करते हैं, वो फॉगिंग मेंबर को लगाते हैं एट 45 सेंटीमीटर टू 60 सेंटीमीटर apart fogging members are installed at an angle of 15 डिग्री। 15 डिग्री तक हम लोग क्या करते हैं उसको इंस्टॉल करते हैं। वो मुझे देखो, ये जैसे आप खूटा लगाए ना, इस तरह से आप खूटा एक लगा दिए, ठीक है, खूटा लेकिन रहेगा नहीं, इसके साथ वो क्या करना पड़ेगा, कॉगिंग मेंबर लगाना पड़ेगा, ऐसा है ना, इस तरह से कॉगिंग मेंबर लगाओगे। जो कॉगिंग मेंबर तुम लगाओगे ना, तो कॉगिंग मेंबर से एक कॉगिंग मेंबर से दूसरा कॉगिंग मेंबर का दूरी कितना होगा, इसी दूरी को लिखा गया यहाँ पे, कितना होगा उसका दूरी। तो एक कॉगिंग से दूसरा का दूरी कितना होगा, इसका इससे दूरी कितना होगा, यहाँ से इसका दूरी कितना हो जाएगा, ये वाला, ये दूरी होगा आपका कितना, 45 से कितना होगा, 45 टू 60 सेंटीमीटर। और इसका जो एंगल होगा कितना पे लगाओगे आप, तो 15 डिग्री एंगल पे लगाते हैं, ठीक है, ठीक है, ये लगाना होता है। इस तरह से हम लोग इसको इंस्टॉल करते हैं, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, देखो ये आपका क्या था, मैं इसको थोड़ा डायग्राम को और अच्छे से स्केच करता हूं। ये आपका था कोल पिलर, ठीक है, कोल पिलर में आप इस तरह से, इस तरह करके आप ग्रुप्स कटिंग करके आप इंस्टॉल किए, तो इसी को हम लोग बोलते हैं दिस इज कॉल्ड बॉक्सिंग, इसी को। और इसके पीछे हम लोग क्या करते हैं, पर्दा वर्दा लगा देते हैं, चटाई उटाई दे देते हैं, ताकि पानी जो हो वो पानी को रोके नहीं, पानी पार हो जाए, लेकिन बालू सब पानी उसमें बालू जमा हो जाए, बालू रुक जाए। और इधर में क्या होता है, इधर मेरा गोफ होता है ना, इधर गोफ है, इधर स्टोइंग जब करेंगे तो गोफ में स्टोइंग होगा मेरा, गोफ साइड में स्टोइंग होगा मेरा, है ना, गोफ में जाएगा मेरा ये, और इधर में हम काम करेंगे इधर, ठीक है। तो इस तरह से होता है इसका अरेंजमेंट। मोटा मोटी आप थोड़ा डायग्राम में देख के अपने साथ डायग्राम थोड़ा बनाने का प्रयास कर लो, ताकि क्या हो कि कभी आप भी ना भूलो कि यहाँ कर क्या रहा था, है ना, यहाँ हो क्या रहा था, है ना। ये क्या है, ये सैंड, यहाँ सैंड निकल रहा है, और क्या निकल रहा है, वाटर निकल रहा है, सैंड वाटर का मिक्सचर है ना, ये मिक्सचर है, सैंड वाटर का मिक्सचर है जो निकल रहा है इस तरह से। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, बॉक्सिंग बना के इंस्टॉल करके हम लोग इस तरह से काम करते हैं। मोटा मोटी जल्दी से आप थोड़ा सा देख लो इसको। हाँ 15 डिग्री टू 20 डिग्री तक होता है, सही है। देखो थोड़ा बहुत ना वेरी करेगा ये सब डेटा, तो बहुत बड़ा इशू नहीं है, ठीक है ना। अच्छा इसके बाद लिखो स्टोइंग रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर लिखो स्टोइंग रिपोर्ट, क्वेश्चन नंबर लिखो स्टोइंग रिपोर्ट। अच्छा 15 से 20 डिग्री कर दें, लिख लो यार 15 टू 20 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं है, ये थोड़ा बहुत होता है चेंजेस, ठीक है ना। ठीक है चलो लिखो, इसके बाद लिखो स्टोइंग रिपोर्ट, व्हेन स्टोइंग रिपोर्ट सेंड, स्टोइंग रिपोर्ट सेंड। स्टोइंग रिपोर्ट कब भेजती है, तो बहुत आसान है, स्टोइंग से रिलेटेड इसलिए इसमें लिख रहे हैं। तो कब भेजता है, 10th, इसको कब भेजता है, 10th डे ऑफ एवरी मंथ, इसी में लिखो 10th डे ऑफ एवरी मंथ। अच्छा एक बात यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है, यहाँ एक वर्ड लिखना पड़ेगा, ऑन और बिफोर। क्या लिखना पड़ेगा वो, ऑन और बिफोर, मतलब ऑन और बिफोर, मतलब तुम उसी डेट में भेजो या उससे पहले भेजो, बिफोर ही भेज सकता है, ऑन और बिफोर 10th डे ऑफ एवरी मंथ, 10 तारीख या 10 तारीख से पहले प्रीवियस मंथ का स्टोइंग रिपोर्ट भेज जाता है, वो आपको भेज देना होता है कि क्या क्या हुआ था। अच्छा एक सवाल ये हो गया स्टोइंग वाला। अब एक सवाल और इसमें पूछा जाता है कि कितना हाइट तक हम लोग स्टोइंग करते हैं टू प्रिवेंट प्रीमेच्योर कोलैप्स। ठीक है, एक सवाल और छूट रहा है, यहाँ पे लिखो अप टू व्हाट हाइट स्टोइंग इज डन टू प्रिवेंट प्रीमेच्योर कोलैप्स। ठीक है लिखो क्वेश्चन, अप टू व्हाट हाइट
व्हाट हाइट, ये तो लिखवाए थे आप, लिख लेना अप टू व्हाट हाइट, ठीक है। स्टोइंग इज डन, ये लिखवाया था ना, मैं पढ़ाया था, डन टू प्रिवेंट प्रीमेच्योर कोलैप्स। एक्चुअली ये जो टॉपिक है ना, ये वाला, ये ना मैं करवा चुका है ना, पर इसलिए हम करवा दे रहे कि एक ही जगह रहेगा स्टोइंग का। तो कितना हाइट तक हम लोग करते हैं इसका नॉर्मली, इसका हाइट होता है 2/3 ऑफ हाइट, हाइट का 2/3 भाग को हम लोग स्टोइंग करते हैं ताकि प्रीमेच्योर कोलैप्स ना हो। तो मोटा मोटी जो आप लोग का पार्ट था है ना, वो सारा का सारा पार्ट लगभग आप लोग लिख चुके हो, सारा पार्ट के बारे में लिख चुके हैं, जो भी इंफॉर्मेशन था, जो बोर्ड एंड पिलर से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन था मोटा मोटी लिख चुके हैं। रूम एंड पिलर का बाकी है और साथ में आपका इसका बाकी है, इसका बाकी है आपका लॉन्ग वॉल का बाकी। ये सब छोटा छोटा है, ज्यादा डिटेल्स में इस पे नहीं जाएंगे हम लोग, एक दो क्लास में सब खत्म कर देंगे, मुश्किल से 2 से 3 क्लास लगेगा, सारा चीज खत्म हो जाएगा आपका, कुछ बचेगा नहीं, ठीक है ना, कुछ बचेगा नहीं इसके बाद आपका। चलो हो गया। चलो अब आज का सेशन का एक पॉइंट, एक सवाल जो आप लोगों को मैं कुछ दिन पहले दिया था, ठीक है ना, एक पिलर एक्सट्रक्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। वाटर का रेशियो के बारे में, वाटर का रेशियो लिखना है या नहीं सर? लिखो, कहीं नहीं लिखेगा, जो लिखवाए उसको लिखो ना। क्या लिखवाया था? 2:3 है ना सैंड और वाटर का रेशियो में, उसको लिखो, कहीं नहीं लिखेगा, लिखना जरूरी है। अच्छा पहले यहां तक जो कोई डाउट है ना, जो भी सवाल आप लोग को दिमाग में चल रहा है ना, पहले एक बार पूछ लो, ठीक है, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अच्छा टनी वाला जो है ना, मुझे एक्चुअली क्या है कि मैं अभी तक नहीं देखा हूँ, वो जो डीजे देशमुख को जो टर्म है ना वो मैंने देखा हूँ, उसको हम लोग लिख लेंगे। स्टोइंग पाइप का डाया नॉर्मली 6 इंची का हम लोग इस्तेमाल करते हैं इसमें। बेंडिंग का एंगल आप लिख सकते हो 120 डिग्री के आसपास हम लोग रखते हैं, 120 डिग्री ज्यादा नहीं होना। ये सब देखो, ये सारे चीज डेटा, एक चीज मैं जान लो बाबू, एक बात आप लोग जान लो कि हर एक चीज का तैयारी का ना एक लिमिट है, एक रेशियो है ना, उससे ज्यादा आप करोगे ना तो भी आपके लिए हानिकारक है, कम भी करोगे तो भी हानिकारक है। हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं ना, एक ऑप्टिमम रेशियो में कर रहे हैं। आपको जानकर ये हैरत और खुशी होगा कि आप जो तैयारी कर रहे हो ना, आपका रेस है 100 मीटर का, ठीक है, और आपकी जो तैयारी हो रही है 400 मीटर का हो रही है, ये इतना आप दिमाग में बैठा लो। तो तैयारी चल रहा है ना, आपको 400 मीटर का हो रहा है। बेंडिंग वाला जो आप बोले ना कि पाइप का बेंडिंग कितना होना चाहिए, तो मैक्सिमम 120 डिग्री जो लिखा उसको आप लिख सकते हो कि पाइप का बेंडिंग 120 डिग्री होता है। तो आपका 100 मीटर का दौड़ में ना मैं 400 मीटर का तैयारी करवा रहा हूं ऑलरेडी, ठीक है ना, इस चीज के बारे में निश्चित रहना। क्लासेस जितना भी मैं चलाया हूं सब में ही होता है कि मैं 100 मीटर में 400 मीटर तैयारी करवाता हूं। एग्जामिनेशन में ऐसा सवाल नहीं आता इससे बच्चे को छूट जाए, ये आप हमेशा याद रखना। एग्जामिनेशन में आप अपने एरर की वजह से गलती करते हो, जिस पर हम लोग काम करते हैं, ठीक करते हैं, है ना, तो डोंट वरी, उस पर निश्चिंत रहो आप, वैसे सवाल नहीं आएंगे, और वैसे आएंगे भी तो मैं हूं उसके लिए रेगुलर रिवीजन करवाते रहूंगा, कोई भी चीज छूटेगा नहीं, डोंट वरी, टेंशन मत लेना, कोई भी चीज नहीं छूटने दूंगा। आप अगर लिखना चाहते हो तो लिख लो, पाइप का बेंडिंग लिख लो, कितना डिग्री पे होता है आपका, 120 डिग्री, ज्यादा नहीं होना चाहिए, वो एक बेंडिंग के बारे में जिक्र है कहीं पे वो। चलो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग करेंगे एक न्यूमेरिकल बनाएंगे, जो न्यूमेरिकल आप लोग को दिया गया था, जहां तक मैं याद कर पा रहा हूं, पिलर का साइज दिया हुआ था, और गैलरी का साइज कितना था आपको याद है क्या? गैलरी का साइज, पिलर का साइज 30 मीटर था, गैलरी का साइज किसी को याद है तो बताओ, गैलरी का साइज कितना मीटर दिए थे? जो न्यूमेरिकल में सेंड किए थे, गैलरी का साइज क्या था? 5x3 मीटर, ठीक है। चलो तो एक न्यूमेरिकल था, उस न्यूमेरिकल को मैं लिख के अभी एक्सप्लेन करता हूं कि न्यूमेरिकल ऐसा रहे तो कैसे बनाओगे आप, ठीक है, और साथ ही साथ अगर स्प्लिट गैलरी आ जाए या कुछ भी आ जाए तो कैसे सॉल्व करोगे, उस न्यूमेरिकल को हम लोग देखेंगे करके, बारी बारी से हर एक सवाल को देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर, पहला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 1 न्यूमेरिकल का, ठीक है, लिखो, हिंदी या इंग्लिश? चलो इंग्लिश में लिखते हैं। द साइज, अच्छा एक काम करते हैं, डेटा दे देते हैं, द साइज ऑफ पिलर इज 30 मीटर इंटू 30 मीटर, ठीक है, सेंटर टू सेंटर है, ठीक है ना, सेंटर टू सेंटर है ना, सेंटर टू सेंटर लिख रहे हैं, 30 मीटर, 30 मीटर क्या, सेंटर टू सेंटर, एंड
साइज ऑफ गैलरी क्या है आपका 5 मीटर इंटू 3 मीटर। कैलकुलेट 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 परसेंटेज ऑफ होल एक्सट्रक्शन ड्यूरिंग व्हाट ड्यूरिंग डेवलपमेंट। ठीक है, ये सवाल था, है ना, ये क्वेश्चन था, इसी क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, इसी को सॉल्व करेंगे। एक बार सवाल को पढ़ लो, मैं फिर समझाता हूं। सवाल को पढ़ लो, फिर डायग्राम बना बना के करके मैं समझाता हूं बारी बारी से हो क्या रहा है। ठीक है, पहले सवाल को पढ़ लो। देखो, एक मेरा सॉलिड कोल पिलर था, देखो इतना, कितना साइज का था बाबू 30 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर का था, ऐसा था, है ना। एक पिलर मेरा क्या था 30 सेंटीमीटर का था, सेंटर टू सेंटर से, ठीक है, ये था। लेकिन जब हम लोग चलाएं तो हम लोग क्या किए, देखो ये वाला एक्चुअली जो था ना, अरे यार कैसे सीधा नहीं बन रहा, तो टेढ़ा हो जा रहा, सीधा के बनाना होगा, है ना, यहाँ सीधा बनाऊंगा तो सीधा बनेगा। देखो ये आपका कोयला पिलर, कोल का पिलर था, कितना 30 सेंटीमीटर टू 30 सेंटीमीटर साइज का। अब हुआ क्या बाबू, जब तुम इसको चलाए ना, इस पर ड्राइवर जब किए तो तुम क्या किए, जब तुम चलाए तो एक्चुअली ये पूरा, पहले ये होता कैसा मैं ये दिखाता हूं। देखो एक छोटा सा डायग्राम में समझाता हूं, एक्चुअली होता ही इस तरह से, कैसे बनाए यार, देखो थोड़ा सा लंबा मैं बताता हूँ। देखो होता इस तरह से, ये इनिशियली इस तरह से होता है। मतलब ये जो आप देख रहे हो ना, एक पिलर, ये पूरा पिलर है। जब हम लोग गैलरी चलाते हैं ना, तो हम लोग गैलरी जब चलाते हैं ना, तो कैसे गैलरी चलाते हैं पता है, हम लोग गैलरी ऐसा चलाते हैं, इस तरह से गैलरी चलाते हैं, इस तरह गैलरी चलाते हैं, इस तरह से गैलरी चलाते हैं। तो ये वाला जो पार्ट होता है ना, यहाँ से गैलरी चलाएंगे, यहाँ से गैलरी चलाएंगे ना, तो ये वाला मेरा पिलर बन जाएगा, है ना। और जो तुम साइड साइड में जो रेड कलर का तुम लाइन देख रहे हो ना, यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ पे जो तुमको रेड कलर का जो लाइन दिख रहा है, डॉटेड डॉटेड जो लाइन दिख रहा है, यही वाला आपका बन जाएगा गैलरी। और जब तुम इसको चला दिए तो तुम्हारा ये बन गया पिलर। तो पिलर तुम्हारा ये वाला था, पिलर तुम्हारा यहाँ से यहाँ तक पूरा सॉलिड था, इतना इतना सॉलिड था, ये वाला पिलर पूरा सॉलिड था, इतना, है ना, इतना सॉलिड था। लेकिन जब तुम गैलरी चलाए तो क्या हो गया, तुम्हारा ये वाला गैलरी हो गया, इधर से 5 मीटर गैलरी बन गया, 5 मीटर इधर तुम्हारा गैलरी बन गया, और इधर इधर पिलर बन गया, ऐसा हो गया। तो सिमिलर मान लो ये मेरा पिलर है, तो अगर इसमें हम 5 मीटर गैलरी चलाएंगे तो 2.5 मीटर इसका तरफ होगा और 2.5 मीटर इसका तरफ होगा, यानी इधर कितना होगा, 2.5 मीटर हमको इधर छूटेगा, उसी तरह 2.5 मीटर इधर छूटेगा, और 2.5 मीटर इधर छूटेगा, और 2.5 मीटर इधर छूटेगा। तो पूरा था मेरा 30, देखो ध्यान से, पूरा था 30, लेकिन 2.5 मीटर मेरा ये बात हो गया, क्योंकि 5 मीटर गैलरी है ना, तो बगल में भी तो पिलर है वो रहेगा। देखो समझ में आ रहा है कि नहीं, ये बात अगर समझ में आए तो ही मैं आगे मैथ न्यूमेरिकल बनाने से बनेगा बाबू, नहीं तो नहीं बनेगा। पहले ये दिमाग में बैठाओ। देखो 5 मीटर का गैलरी है चौड़ा, तो 5 मीटर गैलरी बनाओगे तो पूरा 30 था, मतलब क्या यहां से 30 था, अब इधर 2.5 और इसका 2.5, ये दोनों लेके गैलरी चलेगा, इस पिलर का 2.5, इस पिलर का 2.5। प्लीज रिप्लाई दो, यहाँ पे आपको समझ में आया है कि नहीं। तो ये वाला आपका हो गया 2.5 मीटर, ये वाला 2.5 मीटर इस पिलर का। ये पिलर एक नहीं होता, 2 पिलर को बीच से चलाया जाता है। प्लीज रिप्लाई दो, समझ में आया कि नहीं। यहाँ पे जिसको नहीं समझ में आया प्लीज रिप्लाई दो कि सर नहीं समझ में आया, तो फिर मैं बताऊंगा इसको। यहाँ पे नहीं समझ में आएगा तो नहीं होगा बाबू, प्लीज रिप्लाई दो, नहीं समझ में, जिसको आप नहीं बोलो लिखो, ठीक है। मैं फिर से बता दो, देखो जब कोई पिलर होता है ना, तो पिलर स्टार्टिंग में क्या होता है, जब माइंस हम लोग चलाते हैं ना, तो पिलर क्या होता है ना डियर स्टूडेंट, सॉलिड होता है। देखो एक डायग्राम और मैं बनाता हूँ, देखो इस तरह से मैं बनाता हूँ। पिलर क्या होता है ना, आप लोग डेवलपमेंट का पैनल नहीं देखो ना, इसलिए ऐसा लग रहा है। देखो ये वाला जैसे मान लेते हैं, थोड़ा सा और अच्छा से बनाता हूँ। देखो ये वाला आप मान लेते हैं, देखो ये स्टार्टिंग में ऐसा था, स्टार्टिंग में ना पूरा सॉलिड कोल ऐसा रहता है, देखो ध्यान से, ऐसा रहता है ना सॉलिड कोल। लेकिन जब हमको बाबू यहाँ पर पिलर चलाना तो कैसे चलाएंगे, तो हम लोग गैलरी को ड्राइवर जैसे करेंगे, इस तरह से डेवलपमेंट करते करते जाएंगे, सेंटर पे इस तरह चलेंगे, चलते चलते जब यहाँ तक पहुंचेगा ना, तो हम लोग इस तरह से मिला देंगे, ठीक है। फिर आगे इस तरह हम लोग इसको बढ़ा देंगे, गैलरी को इस तरह बढ़ गया। फिर हम लोग इधर चलाने स्टार्टिंग किए, इधर चलेगा, इसका ड्राइवर ऐसा और ऐसा होगा, धीरे धीरे आपस में मिल जाएगा ऐसे करके। फिर इधर हम लोग चलाने स्टार्टिंग करेंगे ऐसे करके, देखो ध्यान से, है ना। ये वाला किधर चलना स्टार्टिंग होगा, ये वाला, ये सॉरी, ये वाला ऐसे चलना स्टार्टिंग होगा, फिर धीरे धीरे करके ऐसा मिल जाएगा। फिर ये वाला इधर चलना स्टार्टिंग होगा, देख रहे हो ना, ये वाला, ये जो देख रहे हो ना आप, ये वाला इधर चलना स्टार्टिंग होगा, फिर ये वाला इधर चलना स्टार्टिंग होगा, ये वाला इधर चलना स्टार्टिंग होगा, इस तरह से मिल जाएगा। तो बीच में तुम देखो, ये जो तुम्हारा सेंटर में था 30-30, तो बीच वाला जो पार्ट है ना, वो अगर 5 मीटर का है तो बोलता है कि जो सेंटर लाइन से 2.5 मीटर इसको छोड़ना है, 2.5 मीटर इसको छोड़ना है, ये वाला। मतलब जैसे बीच में अगर ये सेंटर लाइन था ना रेड कलर का, तो 2.5 मीटर इसका बाद होगा 5 मीटर गैलरी के लिए, और 2.5 मीटर तुमको इसका पिलर का लेना पड़ेगा, एडजेसेंट पिलर का।
तो इसका 2.5 मीटर छोड़े, इसका 2.5 मीटर छोड़े, और ये वाला कितना था 30 मीटर का, ये वाला कितना साइज था 30 मीटर का, ये 30 मीटर का गैलरी था, और ये वाला कितना था आपका 30 मीटर का था। ध्यान से देखो, देखो न्यूमेरिकल ध्यान से देखो, ये आपका पूरा था यहां से यहां तक 30 और यहां से यहां तक 30। जब आप जब 5 मीटर गैलरी चलाओगे तो इसी को लेके चलाओगे तब भी मेरा कोल निकलेगा। और यही वाला कोयला कैलकुलेट करना, यहां से कितना कोयला निकला, यहां से मेरा कितना कोयला निकला, यहां से मेरा कितना कोयला निकला, देखो यहां से कितना कोयला निकला और यहां से कितना कोयला निकला, यही हमको निकालना है। ये जो आप देख रहे हो ना, ध्यान से देखो, आपको समझ में आ गया हो कि मैं क्या कर क्या रहा हूं। देखो अब ध्यान से देखो, ये हो रहा है यहाँ कि ये जो पिलर है, इस पिलर का कितना कोयला निकला डेवलपमेंट में, इस पिलर में ये जो पार्ट का कोयला था ना, इतना आप निकाले। अब बोलोगे सर ये वाला भी तो कोयला निकला था, ये वाला कहाँ गया, तो ये वाला इस पिलर का काउंटिंग आएगा, ये जो निकला ना कोयला, ये इस पिलर का काउंटिंग आएगा। इस पिलर के लिए केवल यही वाला काउंटिंग आएगा जो आप इस डॉटेड लाइन में दिख रहे हो। ध्यान से देखो, मैं ब्लू कलर का हैच कर दे रहा हूं। इस पिलर में कितना कोयला निकला, इसके साथ तो ये वाला कोयला निकला डेवलपमेंट में। देखो ध्यान से देखो, इतना ही कोयला निकला, इतना ही कोयला निकला, बस इतना ही। जो ब्लू कलर से हैच बन रहा है ना, यही इतना ही कोयला निकाल पाया। और जो रेड वाला जो निकला ना, ये वाला, ये इस पिलर का, बाकी इस पिलर का, ये वाला इस पिलर का, ये वाला इस पिलर का, ये वाला पिलर का। तो पहले सेंटर से सेंटर तक मेरा 30-30 का था। जब हम लोग ड्राइवेज किए, कितना मीटर, 5 मीटर तुम चलाए चौड़ाई, तो 5 मीटर चलाए तो 5 मीटर क्या ही देगा अकेले, नहीं 2.5 मीटर इस पिलर का, 2.5 मीटर इस पिलर का, तब जाके मिला 5 मीटर गैलरी। उसी तरह 2.5 इसका, 2.5 इसका, दोनों मिला के 5 मीटर। सेम इसमें भी 2.5 मीटर इसका और 2.5 मीटर इसका, तो मिलाकर कितना हो गया 5। ठीक है, यानी टोटल कितना हो गया 5 मीटर। तो इस तरह से 5 मीटर होता है। उसी तरह इसका भी 2.5 और 2.5 मिलाकर कितना हो जाएगा 5 मीटर। तो इस तरह से 5 मीटर बनाए, 5 मीटर गैलरी चलाया गया। तो यही बात बोला गया, द साइज ऑफ द पिलर इज सेंटर टू सेंटर 30 मीटर इंटू 30 मीटर, मतलब 30-30 मीटर का था। यहां से यहां तक कितना दूरी था, वो इसका लंबाई कितना था, यहां से यहां तक 30 मीटर। ये पूरा सेंटर से सेंटर कितना था 30 मीटर, यहां से यहां तक कितना दूरी था 30 मीटर। ठीक है, और गैलरी का साइज कितना था, मात्र 5 मीटर। तो 5 मीटर मतलब ये गैलरी 5 मीटर, 2.5 इसका, 2.5 इसका, 2.5 इसका, 2.5 इसका। अब आपको बताना कि कोयला कितना निकला, इस पिलर में, एक पिलर में कितना कोयला निकला डेवलपमेंट किए। डेवलपमेंट में क्या होता है, केवल गैलरी चलाते हैं हम लोग, पिलर को नहीं टच करते हैं। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि ये जो पिलर आप देख रहे हो, इस पिलर में डेवलपमेंट जब आप किए हो तो कितना % कोयला को निकाल पाए हो। तो देखो वो ध्यान से देखो, हम लोग कैसे निकालेंगे। इसको हम लोग मिटा देते हैं, ठीक है ना, ये वाला तो निकाले नहीं इस कोयला को, है ना, इसको हम लोग मिटा देते, इसको तो हम लोग कैलकुलेट भी नहीं करना, तो मिटा देते। तो सबसे पहले जब कभी इस तरह का मैथ रहे तो आपको मोटा मोटी एक कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि जो आपको पहले जो साइज था, फर्स्ट में जो साइज था उसका एरिया माइनस जो, देखो कोयला आपको निकाले, ये ब्लू वाला निकाले ना, इतना कोयला निकला ना, तो अगर ये पूरा का कोयला को कैलकुलेट करके अगर इतना कोयला हम लोग बात देते, अगर मेरा ब्लू वाला पार्ट का कोयला को कैलकुलेट करके अगर ये ब्लैक वाला जो पार्ट है इसको बात दे दे, जो मेरा कितना कोयला निकला निकल जाएगा। मतलब एरिया ऑफ, हम लिखते हैं इसको थोड़ा बड़ा करके दिखाते हैं। मान लो तो पहले मेरा था कैपिटल ए बी सी डी, और बाद में मेरा बन लग गया, मान लो अंदर वाला जो बना उसका लिख देते हैं हम लोग एबीसीडी स्मॉल में। इसका बना आपका स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी। तो बाहर वाला का एरिया से अगर अंदर वाला एरिया को बात कर दे तो जो कोयला मेरा निकला उतना निकल जाएगा। बस यही तो करना है। आप इतना अगर कर लिए तो आपका मैथ बन गया। तो परसेंटेज ऑफ कोल एक्सट्रैक्शन इक्वल टू परसेंटेज ऑफ कोल एक्सट्रैक्शन, ठीक है ना। जिसको अभी तक भी मैथ नहीं समझ में आया ना, आपको मैथ्स बहुत वीक है, आपको मैथ्स का एकदम बेसिक एल्जेब्रा वगैरह सीखना पड़ेगा, ठीक है। अगर अभी तक नहीं समझ पाए हो तो मतलब मोस्टली 90% लोग समझ गए होंगे इतना देरी में, जिसका मैथ थोड़ा बहुत भी स्ट्रांग है। जो गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ाई की उसको तो पूरी तरह समझ में आ गया, उसको तो पहला दिन ही बन गया होगा। लेकिन जिसको अभी भी नहीं समझ में आया ना, उसको मैथ्स थोड़ा वीक है, आपको थोड़ा मैथ्स पे फोकस करना पड़ेगा। फिर से मैं बता रहा हूं, देखो ये पूरा 30-30 का था, हम 5 मीटर गैलरी चलाएं तो ये वाला मेरा इस, देखो 5 मीटर जब चलाएं तो 2.5 मीटर इसका कोयला निकला, 2.5 मीटर इसका। तो एक ही पिलर का पूछा है ना, इसका पूछा है ना, तो इसका वाला नहीं ले सकता हम लोग, केवल इसका भाई लेंगे, इसका वाला लेंगे। तो ये वाला पार्ट में कितना कोयला था हमको ये कैलकुलेट करना है। तो ये वाला पार्ट में कितना कोयला था कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, पूरा का एरिया निकाल के ना इसका वाला एरिया बात दे देंगे। पूरा का एरिया निकाल के इसका वाला एरिया बात दे देंगे। मतलब पूरा का एरिया कितना था, तो पूरा एरिया था मेरा क्या था, देखो हम उसको लिखते हैं। पूरा एरिया था मेरा ए बी सी डी, और अंदर का एरिया कितना था मेरा ए बी सी डी, स्मॉल ए बी सी डी, बस ये है। इसको बात दे दो, डिवाइडेड बाय, ठीक है, डिवाइडेड बाय। तो डिवाइडेड बाय टोटल, टोटल जो था डिवाइडेड बाय टोटल होता है। तो टोटल कितना कोयला था, तो टोटल मेरा था कितना था, ए बी सी डी था, ए बी सी डी इंटू क्या होगा आपका 100। ये करोगे आपका आंसर आ जाएगा। बस इतना ही करना है, देखो ध्यान से देखो, बस इतना ही करना है। एबीसीडी माइनस अंदर वाला एबीसीडी बटा में टोटल इंटू 100। मतलब इसको अगर लिखोगे, ठीक है ना, इसको आप टेक्निकली अगर लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे, तो
टेक्निकली लिखो तो एबीसीडी मतलब क्या है कि पूरा कोल सेंटर टू सेंटर साइज का जो एरिया था उसका डिवाइडेड बाय माइनस क्या कर रहे हो, जो बचा हुआ पार्ट है उसको तो माइनस किए, गैलरी चलाने के बाद जो बचा ये वाला बचा इतना माइनस किए इंटू ये। अब देखो ये जो एबीसीडी है पूरा इसका एरिया कितना होगा, ठीक है एबीसीडी, तो ए बी सी डी, तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो एरिया का लंबाई यहाँ पे कितना बाबू, देखो लंबाई कितना एरिया का, तो ये जो एबीसीडी इसका लंबाई कितना था, लंबाई है 30 और चौड़ाई कितना ये भी 30 है, तो इसका हो जाएगा 30 गुना 30 माइनस अंदर वाला एबीसीडी का लंबाई चौड़ाई कितना हो, देखो देखो जब तुम इसका लंबाई निकालोगे, इसका लंबाई तो ये पूरा था यहां से यहां तक 30 था, देखो दिमाग तो कोई बता देगा, यहां से यहां तक पूरा 30 था। अब जब इधर से बात हुआ तो कितना बात हो, ये वाला 2.5 मीटर ये वाला है और 2.5 मीटर ये वाला है, तो 2.5 मीटर ये बात हो गया और 2.5 मीटर ये बात हो गया, तो 30 पूरा था, तो 2.5 और 2.5 5 बात हो गया, तो बचेगा कितना अंदर वाला, ये कितना बच जाएगा आपका, केवल 25 मीटर बचेगा। उसी तरह ये पूरा 30 था यहां से यहां तक, तो अंदर वाला कितना बचेगा, 2.5 इधर भी बात है 2.5 इधर भी बात है, ये भी कितना बचेगा, ये भी बचेगा आपका 25 मीटर। तो इसमें हम लोग कितना, क्या इसका एरिया कितना होगा, ये अंदर वाला एरिया कितना होगा 25 गुना 25, यानी 25 गुना क्या हो जाएगा आपका 25, ठीक है डिवाइडेड बाय एबीसीडी, तो एबीसीडी का एरिया कितना 30 गुना 30, ठीक है अब इनटू कितना कर देंगे 100, बस यही आप जो बना लिए यही आपका आंसर आएगा जो निकलेगा, इसके अलावा वो कुछ नहीं करना है, ठीक है यही आपका आंसर बन के निकल कर आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। तो 30 गुना 30 करो, कैलकुलेट करो तो कितना आएगा आपका 900, ठीक है माइनस 25 गुना 25 करो तो कितना होगा 625 बटा कितना होगा 900, ठीक है इंटू कितना होगा 100। अब इसमें से घटा दो तो कितना बचेगा, यहाँ पे 75 हो गया, ठीक है 8 में से 275 बटा 900 आ गया, ठीक है यहाँ इंटू कितना हो गया 100, ये ना होगा यार 739, ठीक है 2 शून्य से 2 शून्य काट दो, अब कितना आएगा इसको काट के 9 3 27, ठीक है 9 3 27 3 पॉइंट, ठीक है 9 6 54 9 5 45 5 5 5 5 कुछ आएगा 30.55 कुछ आएगा, इतना परसेंटेज। बस यही निकल कर आएगा लगभग, समझ में आया। कैसे किए देख लो, ध्यान से देख लो कैसे कैसे उसको बनाए। हाँ वही 3.555 कंटिन्यू आएगा, तो मोटा मोटी इस तरह से हम लोग निकाले, देख लो सारा कहानी यहाँ पर है, सॉल्यूशन यहाँ पर है, सॉल्यूशन इसी तरह से बनाना पड़ेगा। एग्जाम में जब रहेगा ना तो इतना सोचना नहीं है, एग्जाम में जब रहेगा तो जो विद है उसको माइनस माइनस जो साइज दिया 30 गुना 30 डायरेक्ट कर देंगे, और जो विद गैलरी का उसको माइनस करके यहाँ बैठा देंगे, बस डायरेक्ट आंसर आ जाएगा मेरा, ठीक है। देखो ये था कंसेप्ट, ठीक है इस कंसेप्ट से बनाओगे तो हर 25 गुना 25 725 होता है, 625 होता है यार, 625 होगा, है ना। तो ये जब कंसेप्ट से बनाओगे ना तो आपका मैथ कभी नहीं बने गलत होगा, आप सही बना पाओगे, वो ठीक ठाक बनेगा बार में, ठीक है इस तरह से। बस ये कंसेप्ट आप लगाओ कि मेरा कोयला कितना था, ये कोयला था 30-30 का, जब गैलरी चला है 5 का 2.5 का। अब एक सवाल मैं देता हूं, ठीक है नॉर्मली इसी पर एक सवाल देते हैं। मान लो जो गैलरी का साइज था 30-30 है, लेकिन जो पिलर का साइज है 30-30 है, लेकिन गैलरी का साइज 4 गुना 3 है, समझ में आ रहा 4 गुना 3 है। इसी सवाल को मैं चेंज कर देता हूं, यहाँ पे क्या लिख देता हूं, वो 4 गुना 3, यहाँ पे साइज कितना 5 मीटर था ना, ये इसको चेंज करके हम कर दे रहे 4 मीटर, 4 मीटर गुना 3 मीटर, तब क्या आंसर आएगा, आप लोग सोच के इसको कैलकुलेट करके हमको भेज देना कि तब क्या होगा। अब बन जाएगा कि नहीं, रिप्लाई देके बता दो कि सर अगर 4 मीटर वाला बना पाएगा कि नहीं तुम लोग, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा तुम्हारा, तो क्या हो जाएगा 26 गुना 26 हो जाएगा। नहीं 3 का कोई काम नहीं है, देखो परसेंटेज इंस्ट्रक्शन में क्या होता है ना कि 3 हाइट पिलर में भी है 3 इसमें भी है, तो यहां पर भी जब तुम इसका जो वॉल्यूम कैलकुलेट करोगे ना तो यहां पर भी 3 गुना करोगे और इसमें भी 3 गुना होगा, तो 3 दोनों जगह कट जाएगा। देखो इसमें भी 3 मल्टीप्लाई होगा, ऊपर में भी 3 मल्टीप्लाई रहेगा, तो 3 क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, इसलिए 3 लिखने का जरूरत ही नहीं है। जो 3 के बारे में पूछे ना अमित, आपका अमित बहुत अच्छा सवाल है, लेकिन तुम अमित सोचो, देखो यहाँ पे 3 हाइट में मल्टीप्लाई करोगे, इसमें भी हाइट मल्टीप्लाई करोगे, नीचे में भी हाइट मल्टीप्लाई करोगे, तो 3 कॉमन लोगे तो 3 तो कट जाएगा ना, तो 3 लिखने का जरूरत ही नहीं है मुझे।
24.88 होगा उसका जवाब, 4 मीटर रहने से ना, ठीक है। तो उसका जवाब क्या होगा, 24.88 आएगा, ठीक है। तो आप मोटा मोटी एक देखो, एक बेसिकली डेवलपमेंट में हम लोग कितना हम लोग निकालते कोयला, तो लगभग 30%। अगर मान लो 5 मीटर गैलरी का साइज है तो नॉर्मली हम लोग 25 से 30 मीटर परसेंट तक हम लोग कोयला को निकालते हैं। ये भी एक सवाल का पार्ट है कि डेवलपमेंट में कितना परसेंट कोयला का एक्सट्रैक्शन होता है। तो लगभग 25 से 30% कोयला का एक्सट्रैक्शन हम लोग करते हैं। लमसम 28% तो करते ही करते हैं, 28% कोई नहीं रोक सकता, 28% लगभग करते हैं एवरेज में। अब बताओ किसको समझ में नहीं आया? अब अगर किसी को समझ में नहीं आया तो प्लीज रिप्लाई करो बाबू, एक बार मैं फिर से समझाऊंगा, क्योंकि मेरा काम है आपको समझाना, ठीक है। जो भी स्टूडेंट क्लास में मौजूद है, ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से मुझे बोलो, मैं फिर से समझाऊंगा, ठीक है। और अगर आप थोड़ा सा प्रयास करोगे, हाँ, और अगर आपको नहीं समझ में आया होगा ना तो वीडियो आप देख के भी समझ सकते हो कि हाँ इसको हम लोग ऐसे बनाएंगे। और सिंपल फॉर्मूला देखो, कुछ भी नहीं किए, एबीसीडी माइनस एबीसीडी, बस ये करके आप आसानी से निकाल सकते हो। चलो, तो मोटा मोटी जो सवाल एक बेसिक पार्ट था आप लोग समझ में आ गया। अब इसी से रिगार्डिंग मैं एक सवाल दे देता हूं, आप लोग क्या करना, उसको आराम से अभी बैठ के बना के हमको सेंड कर देना, फिर आराम से सोना, ठीक है। ये भी होमवर्क रहेगा। फिर इसके बाद मैं एक टॉपिक आप लोगों को पढ़ाऊंगा, अभी एक नया टॉपिक रहेगा, आप लोगों को नोट्स 2.1 का पार्ट रहेगा, नोट्स 2.1 पढ़ाऊंगा। इसके बाद मैं क्लासेस को एंड कर दूंगा, ठीक है। मिटा दे इसको, ठीक है। देखो क्वेश्चन को ध्यान से लिख लो, क्वेश्चन में क्या है, सिर्फ मैं डेटा को चेंज करूंगा, बाद बाकी सब सेम रहेगा, ठीक है। डेटा को चेंज करूंगा, बाद बाकी सब सेम रहेगा। मिटा देते इसको, ठीक है। बस यहां पे मैं डेटा को चेंज कर रहा हूं। बोला है द साइज ऑफ द पिलर इज, कितना है इसमें मैं लिख देता हूं यहाँ पे, 24 मीटर इंटू 24 मीटर, ठीक है। एंड साइज ऑफ द गैलरी इज 4 मीटर इंटू 3 मीटर। बस यही कैलकुलेट करना है, परसेंटेज एक्सट्रैक्शन कैलकुलेट करना है ड्यूरिंग डेवलपमेंट। बस यही सवाल है, इसको लिख लो आप लोग जल्दी से। 24 मीटर का है और 4 मीटर इंटू 3 मीटर का चलाने का परमिशन दिया है, तो कितना परसेंट कोयला एक्सट्रैक्शन होगा। ये छोटे छोटे सवाल ना बाबू आपके एग्जामिनेशन में आने वाला समय के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर बोलता है, अगर मैं क्वेश्चन सेटर होता तो मैं एक छोटा सवाल जरूर एग्जाम में देता हर बार, ठीक है। तो इसको आप लिख लो जल्दी से, सवाल भी बहुत आसान है, बहुत इजी दिख रहा होगा आप लोगों को। एक बार में बना पाओगे, इसको बना के जल्दी से सेंड कर देना, ठीक है। अभी मत बनाना, आराम से बैठ के क्लास खत्म होने के बाद बनाना, ठीक है। जल्दी से इसको लिख लो, फिर मैं आपको नोट्स का कुछ इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स 2.1 का कुछ पार्ट लिख पाऊंगा। हो गया, चलो अब हो गया होगा, ठीक है ना। जल्दी से उतार लो, 1 मिनट और टाइम, 30 सेकंड और दे देते हैं। अच्छा, कल आप लोगों की क्लास नहीं रहेगी, कल वेडनेसडे है, कल आप लोग क्लास नहीं रहेगी, एक दिन आप लोग कल छुट्टी रहेगा। कल आप सारा चीज पढ़ लेना। अब परसों से हम लोग लॉन्ग वॉल और रूम एंड पिलर माइनिंग मेथड स्टार्ट करेंगे। बोर्ड एंड पिलर माइनिंग मेथड का मोटा मोटी सारा टॉपिक, सारा सवाल, सारा चीज डिस्कशन करके खत्म कर चुके हम लोग। स्टोइंग, केविंग, स्टोइंग ऑपरेशन क्या होता है, केविंग कैसे करते हैं, स्टोइंग कैसे करते हैं, क्वेश्चन आंसर सारा का सारा चीज खत्म हो गया, ठीक है। एक दो सवाल छिटपुट इधर उधर पड़ा होगा तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, वो ऐसे भी छूटा रहेगा ही रहेगा। माइनिंग ऐसा चीज है कि उसमें एक दो सवाल इधर उधर रह जाता है हमेशा, उसको हम लोग कवर अप कर लेंगे, डोंट वरी, वो मिल जाएगा। तो मोटा मोटी चीज को नोट डाउन करो, इसके बाद मैं नोट्स 2.1 का एक पार्ट अभी करवाऊंगा, ठीक है। उसके बाद मैं अपना सेशंस को एंड की ओर ले जाऊंगा। एक टॉपिक डियर स्टूडेंट्स, आप कोई भी एग्जामिनेशन जाओगे ना तो हमेशा एक चीज देखना आप लोगों को मिलता है, नंबर ऑफ पर्संस के बारे में पूछा जाता है कि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस होती है, उसमें पर्सन का संख्या कितना है। जैसे आपको पता होना चाहिए, कमेटी है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी है, एफिलिएटेड मेडिकल बोर्ड है, कैंटीन मैनेजिंग कमेटी है, रेस्क्यू ब्रिगेड है, रेस्क्यू ट्रेन पर्सन है, रजिस्ट्रेशन ट्रेन मेंबर है। अलग अलग जगह जो जो मेंबर्स का संख्या है ना, वो हर जगह डेटा में ना अलग अलग जगह अलग अलग।
तो नोट्स 2.1 का काम ये होता है, नोट्स 2.1 का पार्ट क्या पहले मैं समझा देता हूं। नोट्स 2.1 इन सब चीजों को ना अलग से लिख के रखना, जो आप फेयर कॉपी कर रहे हो ना, फेयर के एंड में लिखना, ठीक है ना, फेयर के एंड में लिखना। ये जो चीज है ना, फेयर के एंड में लिखना अलग से, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें आपको हमेशा कुछ अलग एहसास दिलाएगी, है ना, बहुत काम आएगा। तो नोट्स 2.1 को क्या करना, अलग से लिखना है। इसमें क्या होगा कि हम जितना भी डेटा जो इधर उधर रहता है उसको हम लोग ऑर्गेनाइज करके एक जगह लिखवाते हैं, ताकि आपका दिमाग में स्ट्रेस कम हो याद करने के प्रति। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, जितना मेंबर है ना सब जगह, किसमें कितना मेंबर का जरूरत पड़ता है, किसमें कितने मेंबर रहते हैं, उसको हम लोग सारा चीज को एक जगह लिखेंगे। दैट इज कॉल्ड नोट्स 2.1। इससे क्या होगा कि आपको याद रखने में सुविधा होगा। ये पूरा का पूरा माइंस रूल, माइंस एक्ट, माइंस रेगुलेशन से मिला के नोट्स 2.1 बनाई गई, याद रखने में सहूलियत के लिए। तो जल्दी जल्दी मैं लिखता हूं, आप जल्दी जल्दी लिखो। तो पहला पॉइंट लिखो, कमेटी। कमेटी में कितने मेंबर, अच्छा हेडिंग क्या है, नंबर्स ऑफ मेंबर, नंबर ऑफ मेंबर का संख्या, मेंबर क्या संख्या कितना होता है, ठीक है। तो अब इसमें कंडीशन क्या क्या, एक नंबर पहला कंडीशन आपका क्या है, एक नंबर में लिखता हूं मैं, कमेटी अंडर सेक्शन 12, कमेटी, ठीक है। ये कमेटी कौन सा है, कमेटी है अंडर सेक्शन 12। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सवाल बहुत बार आया है कि कमेटी में कितने मेंबर होते हैं, ठीक है। तो कमेटी में सेक्शन कितना मेंबर होते हैं, इसमें होता है 8 मेंबर। कितना होता है बाबू, 8 मेंबर। कितना मेंबर होता है उसमें, 8 मेंबर होता है। और इसके साथ आप ब्रैकेट में जरूर लिख लेना इसके साथ कि कितना साल के लिए होता है, 3 ईयर के लिए होता है, 3 साल के लिए इसको चुना जाता है। 8 मेंबर होता है, कोई कमेटी बनता है। कमेटी के बारे में डिटेल्स में चर्चा करेंगे जब हम लोग माइंस एक्ट पढ़ेंगे, तो वहां पे कमेटी क्या होता है, सेक्शन 12 क्या है, 12 के बारे में सारा का सारा चीज बारे में, कमेटी का काम क्या होता है, कमेटी किस तरह से काम करती है, इसका चेयरमैन कौन होता है, सेक्रेटरी कौन होता है, और बाकी मेंबर्स का ड्यूटीज क्या है, इसके बारे में जानेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसमें टोटल मेंबर कितने होते हैं, 8 मेंबर होते हैं। अब है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। देखो आप लोग अक्सर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का नाम सुने होंगे कि कोई भी घटना घट के उसमें कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में एक टीम बनेगी। तो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी में जो मेंबर होंगे कितना होगा, 2 और मोर, 2 भी हो सकता है, उससे ज्यादा भी हो सकता है, कम से कम 2 तो रहेंगे। 3 नंबर, 3 नंबर में लिखो, नोटिफाइंग डिजीज, नोटिफाइंग डिजीज, नोटिफाइंग डिजीज में भी क्या होगा, 2 और मोर, 2 आदमी रहेंगे, उससे ज्यादा आदमी रहेंगे। ध्यान से बाबू नोट कर लो, ठीक है। कमेटी, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी, नोटिफाइंग डिजीज, सारा लोग में कितने कितने मेंबर रहेंगे, सभी का संख्या उसके बगल में लिख दे रहा हूं, फटाफट नोट कर लो। ये नोट्स का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और आप देखना इस तरह से आप याद रखोगे तो कोई भी चीज को आसानी से आप याद कर पाओगे। 4 नंबर लिखो, 4 नंबर में लिखो। नेक्स्ट लिखो, एपिलेटेड मेडिकल बोर्ड, एपिलेट मेडिकल बोर्ड। थोड़ा थोड़ा ब्रीफ कर देता हूं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा ब्रीफ कर देते हैं। इसमें कितने मेंबर होते हैं, इसमें होता है तुम्हारा 2 और 3 होता है, ठीक है, 2 या 3। देखो थोड़ा समझा देता हूं। कमेटी क्या होता है, जब कोई माइंस में किसी तरह कोई डिस्प्यूट होता है ना, दो मैनेजमेंट के लोगों में या वर्कर के लोगों में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कमेटी का गठन करती है। कमेटी में 8 मेंबर होते हैं जो डिस्प्यूट को सॉर्ट आउट करती है कि हाँ ये झगड़ा नहीं होना चाहिए। अब अक्सर सुना होगा कि कोई कोई घटना घट गया तो कमेटी गवर्नमेंट बना दी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कमेटी बनाने का ऑर्डर दिया, कहीं पे दंगा हो गया तो कमेटी बना के जांच कमेटी अपना रिपोर्ट सौंपेगी। तो उसी तरह कमेटी माइंस में भी कमेटी बनता है, कोई भी चीज होता है तो उसमें माइंस एक्ट का सेक्शन 12 में इसका जिक्र किया गया है, इसमें 8 मेंबर होते हैं। ये जो 8 मेंबर होते हैं, एक चेयरमैन होता है, एक सेक्रेटरी होता है, जो 2 मेंबर होते हैं आपका प्रतिनिधि करता है मैनेजमेंट की ओर से, 2 मेंबर वर्कर के हित की ओर से होते हैं, और 2 इंडिविजुअल होते हैं। इस तरह टोटल 8 मेंबर होते हैं। इन लोग 3 साल के लिए अपॉइंटमेंट इन लोग को मिलता है। अब मान लो कोई घटना घट गया, तो घटना घटता है उसमें कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होता है। तो जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी होता है उसमें 2 या 2 से अधिक आदमी रह सकता है। कोई नोटिफाइंग किसी को डिजीज हो गया, उस केस में भी 2 या 2 से अधिक आदमी रहते हैं। साथ ही साथ एपिलेट मेडिकल बोर्ड, एपिलेट मेडिकल बोर्ड क्या होता है बाबू, अक्सर देखना क्या होता है, कोई आदमी क्या है कि डिजीज से परेशान है, जिसको डिजीज से राहत नहीं मिल सकता, किसी तरह का कोई नोटिफाइंग डिजीज हो गया, तो उस केस में क्या होता है ना, उसका जो पीएमई और पीएमई का जो रिपोर्ट है सही नहीं आया है, तो उस केस में क्या होता है, उसका रिपोर्ट को एपिलेट मेडिकल बोर्ड के पास भेजा जाता है। तो जो एपिलेट मेडिकल बोर्ड है ना, वो डिसाइड करते हैं कि ये आदमी सक्षम है कि नहीं काम करने के लिए।
अगर वो बोलेगा कि फिट, अगर फिट लिख दिया तो फिर वो काम करने के लिए सक्षम है, और अगर वो लिख दिया अनफिट तो वो अनफिट हो गया, मतलब उसको फिर कंपनी को पेमेंट करके, कंपनसेट करके उसको जॉब, दूसरा कोई जॉब देना होगा। आज दूसरा कोई अगर जॉब नहीं देगा तो उसको पूरा का पूरा पैसा देना पड़ेगा जितना दिन तक वो काम नहीं कर पाया, मतलब उसके लिए कमेटी होती है, वो डिसाइड करती है। तो एपिलेट मेडिकल बोर्ड का काम क्या है? फिटनेस और अनफिट को फाइनली डिसाइड करना, डिसीजन देना अपना, ठीक है। तो ये 4 तरह का ऑर्गेनाइजेशन हुआ जिसमें कितने कितने मेंबर चाहिए, आपका संख्या सबका लिखा हुआ है, इतने इतने मेंबर चाहिए। अब नेक्स्ट में 2 3 और 2 4 है उसको मैं लिख देता हूं। नेक्स्ट 5वां नंबर में लिखो, 5th नंबर, पॉइंट नंबर 5 हो गया। 5वां नंबर में लिखो तुम लोग, इसके बाद कैंटीन मैनेजिंग कमेटी, कैंटीन मैनेजिंग कमेटी। तो कैंटीन मैनेजिंग कमेटी में कितने लोग होते हैं? तो कैंटीन मैनेजिंग कमेटी क्या होता है, मान लो कैंटीन बना होता है ना, कैंटीन जो 250 से ज्यादा आदमियों पे कैंटीन बनाते हैं हम लोग, तो उसमें क्या होता है, उसमें कुछ लोगों को ग्रुप बना के कैंटीन को मैनेज करने के लिए बनाया जाता है, जिसमें कितना होता है 2 से 5, 2 to 5 लोग हो सकते हैं, ठीक है। 2 से 5 लोगों का ग्रुप बनता है, और ये लोग ना 2 साल के लिए होता है, फॉर 2 ईयर के लिए होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, बाकी सब जो कमेटी छोटा मोटा है ना, वो ऑर्गेनाइज होता है, एक साथ खत्म हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका हो गया एग्जामिनेशन बोर्ड। एग्जामिनेशन बोर्ड आप लोग सुने होंगे, इसको तो बताना ही होगा आप लोगों को, इसके बारे में आप लोग बहुत पढ़े हो, है ना। एग्जामिनेशन बोर्ड में कितने मेंबर होते हैं, इसका तो बताना ही पड़ेगा बाबू आप लोग को, आप लोग तो पढ़े हुए बहुत बार, है ना। कितने मेंबर होते हैं इसमें? 6 मेंबर होते हैं। कितने लोग होते हैं इसमें बाबू? 6 मेंबर होता है। बता सकते हैं इसमें कितने साल के लिए लोग होता है? कितने साल के लिए होता है? 3 साल के लिए होता है। जो इस परमानेंट स्ट्रक्चर है ना, 3 ईयर के लिए होंगे। चलो नेक्स्ट पे बात करते हैं हम लोग। इसके बाद लिखो 7 नंबर, 7 नंबर पे लिखो रेस्क्यू, रेस्क्यू टीम। रेस्क्यू टीम में कितने लोग होंगे? जब कभी रेस्क्यू टीम बनेगा वो उसमें कितने लोग होते हैं? उसमें 5 to 6, 5 होते हैं या 6 लोग होते हैं, या 5 और 6 भी लिख सकते हो, 5 से 6 लोग होते हैं। 7वां नंबर में लिखो तुम रेस्क्यू टीम के बाद लिखो रेस्क्यू ब्रिगेड। रेस्क्यू ब्रिगेड, रेस्क्यू ब्रिगेड में कितने लोग होते हैं? 18 होते हैं, 18 मेंबर होता है। कितना हो गया? 8वां। 9 नंबर में लिखो पीएससी, पिट सेफ्टी कमेटी। ये क्या है? ये पिट सेफ्टी कमेटी है, इसको बोलते हैं पीट, बहुत इंपॉर्टेंट है, सेफ्टी कमेटी। इस पे हम लोग माइंस रूल जो पढ़ेंगे ना, इसको हम लोग पूरा जानेंगे, कमेटी पूरा माइंस रूल जो पढ़ेंगे ना हम लोग, तो उसको पूरा जानेंगे हम, पिट सेफ्टी कमेटी क्या होता है, ठीक है। तो पिट सेफ्टी कमेटी में नॉमिनेटेड लोग कितना होंगे? 13 लोग नॉमिनेटेड होते हैं। इसमें नॉमिनेटेड का संख्या लिखता हूं मैं, 13 लोग नॉमिनेटेड होते हैं। बाद बाकी 21 भी मेंबर होते हैं, कभी कभी जरूरत पड़ता है तो 19 से लेके, ठीक है ना, मतलब 15 से लेके 23 तक भी मेंबर हो सकते, जितना मेंबर बना, लेकिन नॉमिनेटेड 13 लोग चाहिए चाहिए, है ना। 3 इसमें से 5 ट्रेड यूनियन से, 5 मैनेजमेंट से, और 3 वर्कमैन इंस्पेक्टर, ये तीनों होते हैं। साथ ही साथ 2 एक सेफ्टी ऑफिसर, एक मैनेजर, ये 15 लोग फिक्स है। और इसके अलावा वेंटिलेशन ऑफिसर, सर्वेयर, ठीक है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से 1-2 आदमी, 1-2 आदमी वर्कर से, जितना आपको लेना है लो, ठीक है। नॉमिनेटेड लेकिन 13 नॉमिनेटेड, जिसको नॉमिनेट किया गया है उनको लिस्ट में नाम दिया गया है। 15 लोग तो है, बोल तो रहा हूं, इसके अलावा प्लस 2 क्या, एक मैनेजर, ठीक है, और एक सेफ्टी ऑफिसर। ध्यान से, 13 लोग नॉमिनेटेड है मैनेजर और सेफ्टी ऑफिसर द्वारा। उसके अलावा मैनेजर, सेफ्टी ऑफिसर फिक्स, यानी 15 लोग फिक्स रहेंगे, 15 लोग। इसके अलावा जितना तुमको बढ़ाना बढ़ाओ, 15% फिक्स है ना, 15% फिक्स है। इसके अलावा जितना तुमको बढ़ाना बढ़ाओ, समझ में? ये बोलना चाह रहे हैं। देखो, मैनेजर, सेफ्टी ऑफिसर द्वारा 13 लोग नॉमिनेटेड किया जाता है। कौन कौन? मैनेजर, 3 वर्कमैन इंस्पेक्टर, 5 ट्रेड यूनियन का और 5 मैनेजमेंट का। उसके अलावा मैनेजर और सेफ्टी ऑफिसर, टोटल 15 पर्सन हो गए इसी में।
ठीक है, ये मैं बोलना चाह रहा हूं, इसको नोट कर लो अच्छा से। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा ना झमेला होता है, अक्सर जब भी मैं इसको बताता हूं ना तो बहुत लोग कंफ्यूज कर जाते हैं इसमें कि सर क्या होगा। ठीक है, ये वाला। और एक और होता है, मेंबर चाहिए आपको। एक और सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है कि रजिस्ट्रेशन फॉर ट्रेड यूनियन, रजिस्ट्रेशन फॉर ट्रेड यूनियन, अब बता सकते हो इमेजिन करके कि कोई भी रजिस्ट्रेशन करवाना आपको ट्रेड यूनियन का, तो कितना आदमी रहने से आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो अपना ट्रेड यूनियन, खुद का ट्रेड यूनियन? एनीबॉडी हैज द आंसर? प्लीज रिप्लाई। बस 7 7 आदमी को मिलाकर आप एक अपना ट्रेड यूनियन बना सकते हो। 7 धीरे 7 है ना, 7 मेंबर को मिला के एक ट्रेड यूनियन गठन किया जा सकता है। तो मोटा मोटी बाबू देखो, ये 10 आपका पॉइंट्स था, कितना कितना जगह कितना मेंबर चाहिए, सारा का सारा पॉइंट्स को मैं लिखवा दिया हूं, लिख लो आप लोग। ठीक है, और ये पीएससी वाला जो मैं बताया इसका 15% ही सही है। तो 13 नॉमिनेटेड, मैनेजर प्लस सेफ्टी ऑफिसर मिला के 15 लोग हो रहा। इसके अलावा वेंटिलेशन ऑफिसर होता है, सर्वेयर होता है, ठीक है, कोई अलग से डिपार्टमेंट का कुछ लोग है तो वो सब भी होते हैं, बाकी लोग भी है। ठीक है ना, लेकिन ये 15 लोग फिक्स है, 15 लोग तो रहेंगे ही रहेंगे। पीओ साहब जो प्रोजेक्ट ऑफिसर वो भी रहता है, खुद रहते हैं वो। इस तरह का सवाल कभी कंफ्यूज नहीं करेगा। आपसे पूछेगा इसमें सिंपल कि ये चेयरमैन कौन होता है, सेक्रेटरी कौन होता है, ट्रेड यूनियन से कितने लोग होते हैं, बस यही सवाल पूछेगा, डोंट वरी, इसमें कंफ्यूज मत हो। मतलब पूछेगा कि ट्रेड यूनियन से कितने लोग आते हैं, तो सेफ्टी कमेटी जब मैं पढ़ाऊंगा ना वो डिटेल्स में, तो आपको ऐसा सवाल देगा तब मैं करवा दूंगा, डोंट वरी, इसलिए टेंशन अभी से मत लो। ठीक है, अभी से टेंशन मत लो इसके लिए। और इसको मैं एक बार और बैठ के अच्छे से सोचूंगा कि इसको और कैसे अच्छे से बनाया जा सकता। 13 के अंदर होता है 3 वर्कमैन इंस्पेक्टर, देखो ध्यान से, 13 के अंदर होता है 3 WI प्लस 5 ट्रेड यूनियन से, ठीक है, ट्रेड यूनियन का, और 5 होता है प्लस 5 होता है आपका इसमें से मैनेजमेंट की ओर से, मैनेजर तय करता है। ठीक है, ये मैनेजर का 5 वर्कर, ट्रेड यूनियन का 5 और 3 ये, इसके अलावा मैनेजर खुद रहता है, ठीक है, और प्लस सेफ्टी ऑफिसर, इस तरह मिला के टोटल हो गया 15 लोग चाहिए ही चाहिए। देख लो ये वाला, ये स्ट्रक्चर को आप ध्यान में रखना, आप सब सवाल का जवाब दे पाओगे। 5 ट्रेड यूनियन का, 5 मैनेजमेंट का, 3 वर्कर वर्कमैन इंस्पेक्टर और मैनेजर सेफ्टी ऑफिसर। हैंड पैकिंग स्टोइंग का टर्म है, स्टोइंग जो हम लोग करते हैं ना उसमें आता है हैंड पैकिंग। ठीक है, उसमें आता है, वो सब अब हट गया, वो सब अब पार्ट है ही नहीं आप लोग का, पार्ट पढ़ाने का पार्ट। मैं बोला ना कि देखो पहले से आप लोग का जो 100 मीटर का रेस है ना, वो 400 मीटर का तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो वो उसका पार्ट अब रहा है नहीं, तो उसको इस बार मैं उसको फोकस ही नहीं किया और इस बार पढ़ा भी नहीं हूं अच्छे से। मैं नेक्स्ट बार पढ़ के और अच्छे से बता पाऊंगा। ईसीएल में पूछा था, अरे ईसीएल का क्वेश्चन क्या था, देखो मैं बताता हूँ। ईसीएल का आप सवाल पढ़ के आपको नहीं लगा कि कोई मतलब ऐसा आदमी बनाया है जो कभी माइंस गया ही नहीं है? आपको लगा कि नहीं, बोलो, ईसीएल का सवाल पढ़ के लगा कि नहीं? तो बात वही है, वो कभी गया नहीं, उसको जो मिला उसी से मिला के, किताब एक तो मिला, डीजे देशमुख को बना दिया धड़धड़ा के, और कोई बात नहीं, समझे? ठीक है ना, और कोई बात नहीं है। मेनली जब आप कभी एग्जाम दोगे ना इसके बाद आप कभी भी, तो ऐसा सवाल आपको नहीं मिलेगा देखने के लिए, है ना, वो सवाल नहीं मिलेगा। चलो ठीक है, इसको मिटा देते हैं। तो आज का सेशन, आज का बोर्ड एंड पिलर माइनिंग मेथड नोट्स 2.1 का कुछ पार्ट, आज हम लोग मोटा मोटे बहुत कुछ, आज का पूरा 10 से 15 दिन का क्लास में हम लोग बहुत सारा चीज को सीखे डियर स्टूडेंट्स। हम लोग क्या क्या सीखे, हम लोग बोर्ड एंड पिलर माइनिंग मेथड पूरा खत्म कर लिया आज के डेट में। हम लोग पिलर का चार्ट बनाने सीख गए, सीएमआर के अनुसार हम लोग पूरा का पूरा रेगुलेशंस के अनुसार सारा फॉर्म को याद कर लिए हैं, और पूरा मेंबर्स कितना होता है इसका चार्ट देख लिए, सारा चीज को देख लिया हम लोग। इसके अलावा सारा चीज जो पढ़े उसको याद भी कर चुके हैं लगभग। कुछ बच्चों का अभी भी याद नहीं हुआ होगा, और एक इंस्ट्रक्शन मैं देने वाला था, दिमाग से मेरा हट रहा था। जिन बच्चों का स्कोर एग्जामिनेशंस में, ध्यान से सुन लो बाबू, ध्यान से एकदम, जिनका स्कोर 18 नंबर से कम आया है, लेस देन 18 आया है, तो 15 नंबर तक आया है, 15 से 18 के बीच आया, मतलब 15 से 18 के बीच आया, उन लोग एवरेज हैं। वो लोग अगर मेहनत करेंगे ना तो वो लोग आसानी से प्रिपरेशन करके अपने गोल को अचीव कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसका नंबर 15 से कम आया, मतलब 14 आया है, 13 आया है, 12 आया है, 10 आया है,
यू ऑल आर रिक्वेस्टेड टू प्लीज अटेंड द क्लास केयरफुली। पूरा क्लास को केयरफुली करो। एक ही वीडियो लेक्चर को 3 से 4 बार देखो। अभी तो मैं वीडियो लेक्चर में ऐसा सुविधा भी लाने वाला हूं कि आपको रिकॉर्डिंग एक बार कर लो, आपको जिंदगी भर दिखता रहेगा। तो वीडियो लेक्चर को, एक ही लेक्चर को बार बार देखो, 3-4 बार देखो, नोट्स को 3-4 बार पढ़ो। आपको बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। जिसका स्कोर 15 से कम आया है, 15 से 18 वाला एवरेज है, पढ़ाई करते रहो कंटिन्यू। जो फोकस है क्लासेस को अटेंड करो, फोकस करते रहो। आप में क्वालिटी है लेकिन आप नहीं कर पा रहे हो। और 18 से जिसका ज्यादा आया है, जिसका नंबर 19 और 20 आया है, दे ऑल आर इन गुड ट्रैक, यू ऑल आर कांग्रेचुलेट। ठीक है, कांग्रेचुलेशंस मैं देता हूं, आप लोग बहुत अच्छा परफॉर्म किए और इसी परफॉर्मेंस को आगे कंटिन्यू करो। बाद बाकी रिजल्ट आप मेरे ऊपर छोड़ दो। ये जो परफॉर्मेंस है, इससे आप लोगों में से जो भी बच्चा अगर चाहता है कि एक बार में सीआईएल क्रैक करें, कुछ मत करो, सिर्फ मेरे एग्जाम में 19 से 20 नंबर लेकर आओ, बस 19 या 20 ये 2 नंबर लेकर आओ। ठीक है, और रिजल्ट क्या होगा नहीं होगा फिर मुझे बताना कि सर मैं 19-20 नंबर लाया फिर भी मेरा नहीं हुआ, बता देना। आपका सिलेक्शन एक नहीं, जितना बार एग्जाम दोगे ना सब जगह आपका सिलेक्शन होगा। बस मुझे ये नंबर चाहिए, आप ये नंबर मेरे एग्जाम में लेकर आओ। ठीक है, 19-20 नंबर लेकर आओ, आपका सिलेक्शन हर बार होगा, हर एग्जामिनेशन में होगा, कोई नहीं रोक पाएगा आपको। ठीक है, तो इस बार थोड़ा सा ध्यान दो ये चीज के बारे में। कुछ बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, कोई 2 मिनट कुछ सेकंड में पूरा कंप्लीट कर डाले थे टेस्ट को। ये भी एक शॉकिंग वाला न्यूज था। खैर वो क्वेश्चन को पहले मिल चुका था, उसी क्वेश्चन को रिपीट करके टेस्ट दिया गया। इस बार एग्जामिनेशन में मैं देखूंगा, स्पेशली वॉच करूंगा कि आप लोग कितना स्कोर कर पाते हो। ठीक है, तो ये सारी बातों के साथ मैं क्लासेस को एंड करने वाला हूं। आप लोगों को जो सवाल है पूछ लो। अब आप लोग अपना डिस्कशन स्टार्ट करो। सर फॉर्म को कैसे भेजा जाएगा, साथ में ये भी बता देते, पूरा क्लियर हो जाएगा फॉर्म के साथ। दीपक हम लोग नोटिस वाला ना सीएमआर चैप्टर पढ़ेंगे, है ना। एक्चुअली ये पूरा टॉपिक ना फॉर्म के ऊपर था सारा का सारा। एक्चुअली क्या ये पूरा था, इसमें हम लोग इसलिए इसमें डिस्कस नहीं कर पाए। तो सीएमआर में एक चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे जो हम लोग पूरा ऑलमोस्ट सिलेबस खत्म की ओर पहुंचेगा। तो नोटिस बोल के एक चैप्टर आएगा, उसमें हम लोग डिटेल्स में जानेंगे कि फॉर्म कैसे भेजते, क्या होता है। नॉर्मली क्या होता है बाबू, हम लोग फॉर्म को एड्रेस पे भेजते हैं। जैसे एक फॉर्म बना है, फॉर्म में डिटेल सारा भर दिए। जैसे तुम फॉर्म कैसे भेजते हो, ऑफलाइन उसको भेज दिए, उसमें भर के भेज देना होता है। और बहुत सारा चीज अभी ऑनलाइन भी आ गया है। तो डीजीएमएस का वेबसाइट जो तुम खोलोगे ना एनुअल रिटर्न का, उसमें सारा का सारा फॉर्म खुलता है, उसी में सारा लिखा रहता है। उसका डेटा को तुम भर के उसको पोस्ट कर दो, एडिट करके पोस्ट कर दो, इस तरह होता है। हाँ, टेस्ट कब है? टेस्ट इस वीक का फिर से एंड में सैटरडे या संडे को डीम, जैसे हम सेट किए थे आप लोगों के लिए कि सैटरडे से स्टार्ट होगा संडे तक चलेगा, उसी तरह संडे से स्टार्ट होगा मंडे तक चलेगा। ऐसा टेस्ट का टाइमिंग रहेगा। एक दिन जो प्रिपरेशन का टाइम मिलेगा उसके बाद। ठीक है, तो मोटा मोटी इस बार जहां तक उम्मीद है मुझे कि फ्राइडे तक तो क्लास लूंगा ही लूंगा। सैटरडे एक दिन आप लोग ऑफ कर दूंगा पूरा, संडे को पूरा टेस्ट का टाइमिंग दे देंगे, संडे से मंडे तक, फिर मंडे से फिर क्लास स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, एक मिनट को प्रोटेक्टिव वर्क क्या होता है? प्रोटेक्टिव वर्क क्या होता है, देखो जब हम लोग कोई माइंस को हम लोग बंद करते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो बंद करते समय क्या होता है? तो बंद करने का मतलब ऐसा नहीं कि तुम जाके बंद कर दिया और 2 ताला मार दिया छोटा छोटा चलाया। आपको पूरा ऐसा प्रोटेक्टिव वर्क करना है ना, वहां पे ऐसा बंद करना है कि फ्यूचर में कोई आदमी जाकर भी उसके अंदर ना जा पाए। कोई गाय बकरी गिर गया तो उस सब रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका होगा। तो प्रोटेक्टिव वर्क मतलब ऐसा वर्क करना ही है। तो उसका जो पूरा ढांचा होगा, जैसे मान लो कि एक एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग बनाना होगा ना, क्या बनाना होगा, वो पूरा का पूरा डीजीएमएस देगा, ऊपर में प्रॉपर ढलाई करके। आप ऐसा बंद किया कि वहां गैस निकल रहा है, लो कुछ दिन बाद आग लग गया, तो ऐसा नहीं, वो उसी को बोलते हैं प्रोटेक्टिव वर्क। ठीक है ना, इस तरह से भेजना है। लाइन ऑफ एक्सट्रक्शन को कितना होता है? 3 या 4। लाइन ऑफ एक्सट्रक्शन कितना होता है? लाइन ऑफ एक्सट्रक्शन कितना तरह का होता है? लाइन ऑफ एक्सट्रक्शन 4 तरह का होता है। स्ट्रेट लाइन, डायगोनल लाइन, स्ट्रिप डायगोनल, स्टेप डायगोनल, 4 तरह का होता है। ठीक है सर, पार्टिंग रिक्वायर्ड विद द केविंग वाला कंफ्यूज है, 100 टाइम्स वाला। पार्टिंग रिक्वायर्ड, देखो अगर स्टोइंग और देखो ऊपर में अगर क्या है, डेवलप्ड है, ठीक है, डेवलपमेंट है, डेवलप्ड है, और नीचे में तुम केविंग मेथड में काम कर रहे हो, ठीक है, तो तुमको 100 टाइम्स का पार्टिंग चाहिए, 100 टाइम। ठीक है, तब जाकर तुम उस डेवलपमेंट पिलर को स्टेबल कर पाओगे, यही बोला गया उसमें। रुको 1 मिनट। राहुल, सीएमआर कब से शुरू होगा? डियर राहुल, एक बात तुम जान लो, तुमको पता भी नहीं चलेगा कि सीएमआर का हम लोग 70% याद कर लिए। ठीक है, तुम क्लास करते रहो। ठीक है, अभी मोटा मोटा सीएमआर का तो बहुत सारा सवाल तुम ऐसे ही याद कर लिया, जैसे सीएमआर 111 तुमको पता है, पूरा रट लिया एकदम तुम्हें। ठीक है ना, तो इस तरह से हम पढ़ाएंगे ना, पूरा सीएमआर याद हो जाएगा। लास्ट में 2, 4, 10 क्लास ले लेंगे, सीएमआर में जो छूटा हुआ रहेगा आपको पता भी नहीं चलेगा आप सीएमआर याद कर लिए हो, आपको एहसास भी नहीं होगा। ठीक है, मेरा टेक्निक यही है।
रोहित का सर एच बाई वी और एच बाई एल रेशियो थोड़ा बता दीजिए। देखो रोहित बहुत बार इस टॉपिक को डिस्कशन किए, देख ये होता है रोहित, जैसे मान लो स्टोइंग कर रहे हैं ना, तो ये होता है आपका, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं नॉर्मली हॉरिजेंटल, इसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं आप लोग हाइट, इस हाइट, ठीक है। और इसका एक और नाम है, इसको बोलते हैं वर्टिकल डिस्टेंस, वर्टिकल, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं दूसरा लैंग्वेज में, इसको बोलते हैं हम लोग लेंथ, लेंथ, ठीक है। या फिर इसका एक और नाम बोलते हैं हम लोग हॉरिजेंटल डिस्टेंस। तो जब कभी आपका देखो वर्टिकल डिस्टेंस है ना, तो जब डिस्टेंस में आएगा तो क्या आएगा आपका, तो डिस्टेंस में अगर कोई बोलेगा तो क्या आएगा, तो इसके साथ हमेशा आएगा, तो ये वाला आएगा, है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एच बाई वी रेशियो। तो होगा आपका, नॉर्मली ये होता है आपका 1, ये होता है 7, तो ये वाला होगा आपका हॉरिजेंटल बाय वर्टिकल है, तो हॉरिजेंटल कितना हो गया 7 और वर्टिकल हो गया 9, इसलिए इसको ऐसा बोलते हैं। और आपका अगर कोई बोलेगा हाइट और लेंथ का रेशियो, तो क्या होगा, ये वाला लेना होगा, तो हाइट कितना आपका 1 है, तो अगर बोलेगा एच और एल का रेशियो क्या होगा, तो हाइट आपका 1 है और एल कितना 7 है, तो 1:7। इसीलिए 2 लिखाया गया। ओके सर, हो गया सर। 5 डिग्री का ग्रेडियंट में स्टोइंग का था एक क्वेश्चन, 5 डिग्री का ग्रेडियंट में स्टोइंग का सवाल क्या है। हाँ सर बताइए, तो जो नहीं पढ़ा था वो बनाया है, जो मन में है दे दिया, दे दिया। सेंटर लाइन, सेंटर लाइन कैसे पता चलेगा, सेंटर। और देखो ऊपर में अगर क्या है, डेवलप्ड है, ठीक है, डेवलपमेंट है, डेवलप्ड है, और नीचे में तुम केविंग मेथड में काम कर रहे हो, ठीक है, तो तुमको 100 टाइम्स का पार्टिंग चाहिए, 100 टाइम, ठीक है, तब जाकर तुम उस डेवलपमेंट पिलर को स्टेबल कर पाओगे, यही बोला गया उसमें। रुको 1 मिनट, राहुल सीएमआर कब से शुरू होगा। डियर राहुल एक बात तुम जान लो, तुमको पता भी नहीं चलेगा कि सीएमआर का हम लोग 70% याद कर लिए, ठीक है, तुम क्लास करते रहो, ठीक है। अभी मोटा मोटा सीएमआर का तो बहुत सारा सवाल तुम ऐसे ही याद कर लिया, जैसे सीएमआर 111 तुमको पता है, पूरा रट लिया एकदम तुम्हें, ठीक है ना। तो इस तरह से हम पढ़ाएंगे ना, पूरा सीएमआर याद हो जाएगा, लास्ट में 2 4 10 क्लास ले लेंगे, सीएमआर में जो छूटा हुआ रहेगा आपको पता भी नहीं चलेगा आप सीएमआर याद कर लिए हो, आपको एहसास भी नहीं होगा, ठीक है। मेरा टेक्निक यही है। रोहित का सर एच बाई वी और एच बाई एल रेशियो थोड़ा बता दीजिए। देखो रोहित बहुत बार इस टॉपिक को डिस्कशन किए, देख ये होता है रोहित, जैसे मान लो स्टोइंग कर रहे हैं ना, तो ये होता है आपका, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं नॉर्मली हॉरिजेंटल, इसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं आप लोग हाइट, इस हाइट, ठीक है। और इसका एक और नाम है, इसको बोलते हैं वर्टिकल डिस्टेंस, वर्टिकल, ठीक है। और इसको हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं दूसरा लैंग्वेज में, इसको बोलते हैं हम लोग लेंथ, लेंथ, ठीक है। या फिर इसका एक और नाम बोलते हैं हम लोग हॉरिजेंटल डिस्टेंस। तो जब कभी आपका देखो
वर्टिकल डिस्टेंस, है ना। तो जब डिस्टेंस में आएगा तो क्या आएगा आपका, तो डिस्टेंस में अगर कोई बोलेगा तो क्या आएगा, तो इसके साथ हमेशा आएगा तो ये वाला आएगा, है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे h/v रेशियो। तो होगा आपका, नॉर्मली ये होता है आपका 1, ये होता है 7, तो ये वाला होगा आपका हॉरिजॉन्टल बाय वर्टिकल है, तो हॉरिजॉन्टल कितना हो गया 7 और वर्टिकल हो गया 9, इसलिए इसको ऐसा बोलते हैं। और आपका अगर कोई बोलेगा हाइट और लेंथ का रेशियो, तो क्या होगा, ये वाला लेना होगा। तो हाइट कितना आपका 1 है, तो अगर बोलेगा h और l का रेशियो क्या होगा, तो हाइट आपका 1 है और l कितना 7 है, तो 1:7, इसीलिए 2 लिखाया गया। ओके सर, हो गया सर। 5 डिग्री का ग्रेडियंट में स्टोइंग का था एक क्वेश्चन, 5 डिग्री का ग्रेडियंट में स्टोइंग का सवाल क्या है। हाँ सर बताइए, तो जो नहीं पढ़ा था वो बनाया है, जो मन में है दे दिया, दे दिया। सेंटर लाइन, सेंटर लाइन कैसे पता चलेगा, सेंटर लाइन मिनरल क्या होता है, देखो सेंटर लाइन क्या होता है, जब सर्वे आप देखोगे, जब कोई भी फेस में गए होगे ना, तो सर्वेयर देखोगे ना एक लाइन बना देता है वहां पे, पिलर जो गैलरी होता है ना, ऊपर में एक लाइन मारता है सीधा करके, आप देखोगे ना ऐसा लाइन एक मारा हुआ सीधा सीधा, उसी को सेंटर लाइन बोलते हैं। तो सर्वेयर जहां पे डेवलपमेंट होगा ना, तो हर पिलर में हर शिफ्ट में लाइन मार के आता है वो, उसी को सेंटर लाइन बोलते हैं। रुको एक मिनट, ये हो गया मिनरल का, ईसीएल में था, ईसीएल में क्वेश्चन था 5 डिग्री वाला। राहुल सवाल तो क्या है, सवाल तो एक बार बोलो ना, मैं सवाल नहीं समझ पा रहा हूँ सर। 5 डिग्री का ग्रेडियंट से स्टोइंग का, अच्छा ठीक है, मैं जो भी आपका सवाल है ना एक बार मुझे मैसेज कर देना मेरे वाला में, मैं देख लूंगा क्या सवाल है हैंड पेजिंग का। नहीं, सेंटर लाइन क्या होता है ना, सेंटर लाइन डेवलपमेंट 2 डी भी हो सकता है, अपरेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है सर। रिकलेमिनेशन और रिस्टोरेशन के बारे में थोड़ा, रिकलेमिनेशन और रिस्टोरेशन, देखो रिकलेमिनेशन क्या होता है बाबू, रिकलेमिनेशन जैसे मान लो कोई जमीन है, ठीक है, उसको तुम क्या क्या भर दिया, वो रिकलेमिनेशन हो गया। रिस्टोरेशन मतलब उसे पेड़ पौधा लगा के पुनर्जीवित करना, फिर से तुम वैसे बना दिया। हाँ, वो हैंड पिकिंग 5 डिग्री से कम नहीं होता है, ये था ईसीएल में, ठीक है। हैंड पिकिंग वाला जो सवाल है ना, अभी मेरे दिमाग में एकदम नहीं हैंड पिकिंग वाला, बार बार आप लोग बोल रहे हैं, इसको मैं देखूंगा उसके बाद ही बता पाऊंगा। कितना डिग्री का ग्रेडियंट, एक मिनट, कितना डिग्री का ग्रेडियंट हो जाए तो स्टोइंग नहीं करेंगे। अच्छा 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 अच्छा, अरे तो फ्लैट सिम का डेफिनेशन का पार्ट है यार। तुम लोग सवाल पूछ रहे हो ना कि स्टोइंग नहीं करेंगे, कितना डिग्री ग्रेड, अरे बाबू देखो क्या सवाल है, मैं बता रहा हूँ। जब स्टोइंग करते हैं ना तो पानी और बालू एक समस्या होता है, ठीक है ना। एक्चुअली क्या सवाल क्या तुम लोग नहीं समझ पाए, तो मान लो कोल सिम है, ठीक है ना, तो एक फ्लैट सिम है, फ्लैट मतलब इसका डिग्री क्या ग्रेडियंट 5 डिग्री से लेस देन, तो क्या होगा, तो उस सिम पूरा का पूरा फ्लैट रहेगा। जब तुम पानी बालू करोगे ना, तो पूरा का पूरा पानी तुम्हारा फेस में रहेगा, ठीक है। इसीलिए वही वाला बात लिखा हुआ था। चलो जो भी है ना, इसको मैं बाद में देखूंगा। आप लोग सवाल ऐसे पूछोगे आधा अधूरा तो मैं नहीं बता पाऊंगा, ठीक है। आप अपना सवाल को अच्छा से लिख के भेजना, लेकिन मोटा मोटी जो मैं समझ पाया 5 डिग्री जो बोल रहे हो कि 5 डिग्री वाला में अगर फ्लैट सिम होगा ना तो वहां पे स्टोइंग नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसको मैं ठीक कर लूंगा, चेक कर लूंगा। अब आप लोगों को सवाल है टॉपिक रिलेटेड, तो आप भेज कर दो। कितना दिन का सैंड स्टोर कर सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। वही तुम्हें बोल रहा फ्लैट सिम ही होगा, इसलिए आप लोग कंफ्यूज कर रहे हैं। मतलब मिनिमम 2 डेज स्टोर करके रखना। चलो बाकी सारे सवालों का लगभग लगभग जवाब तुम लोग को मिल गया, है ना। अच्छा ये तुम सवाल पूछे थे, क्या सवाल पूछे थे, कितना दिन का सैंड स्टोर करके रख सकते हैं। हाँ, मिनिमम 2 दिन का रख सकते हो, मैक्सिमम जितना दिन चाहो उतना दिन का रखना है, कम से कम 2 दिन का स्टोर करके रखना है वहां पे, ठीक। 100 टाइम पार्टिंग्स का मतलब क्या होता है, देखो 100 टाइम पार्टिंग्स का मतलब होता है डियर स्टूडेंट, देखो जैसे मान लीजिए एक सिम है और ये सिम है, इसका थिकनेस मान लेते हैं 3 मीटर है, तो ये जो पार्टिंग होगा ना इसका 100 गुना ये जितना भी है, अगर 3 है तो 3 होगा, अगर ये x है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। जितना थिकनेस होगा उतना पार्टिंग रखना होगा। चलो अब बाकी लोग गुड नाइट, बाय, स्वीट ड्रीम, ठीक है। आज का क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं, ठीक है। अपना सवाल को रेडी करके रखो, ठीक है। नेक्स्ट क्लास हम लोग किस पे करेंगे, लॉन्ग वॉल पे होगा, रूम एंड पिलर पे होगा, ठीक है। चलो
अंडरग्राउंड इस वीक खत्म करना है, मेरा टारगेट है। अंडरग्राउंड इस वीक खत्म करना मेरा टारगेट है, ठीक है। चलो, और अगर आप लोगों को कोई दोस्त वगैरह क्लासेस को अटेंड करना चाहता है, ज्वाइन करना चाहता है, तो जरूर बोलिए कि जल्दी से अटेंड करे, ज्वाइन करे। कोई भी ऐसा फ्रेंड होगा, क्योंकि देखो धीरे धीरे जब लेट करेगा ना तो उसका दिमाग में ना बर्डन बढ़ेगा। अभी तक मोटा मोटी 7-8 क्लास ही हुआ है, 8 या 9 क्लास हुआ होगा। तो अभी क्या, अभी ज्वाइन कर लेगा ना, आसानी से सब चीज सीख पाएगा। बाद में आने से क्या होगा ना, थोड़ा दिमाग में स्ट्रेस पड़ेगा उसका, ठीक है। चलो, हाँ, अंडरग्राउंड में हॉलेज भी पढ़ाना होगा, बिल्कुल। हॉलेज पढ़ना पड़ेगा, कन्वेयर पढ़ना पड़ेगा, और टाइप्स ऑफ हॉलेज में जितना भी है, डायरेक्ट हॉलेज, तुम्हारा क्या बोलते हैं, डायरेक्ट हॉलेज, मेन एंड टेल हॉलेज, सारा चीज होगा। चलो बाय, गुड नाइट डियर स्टूडेंट्स। घर से कॉल आ रहा है इंपॉर्टेंट।